हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए वैदिक कल्चर के बारे में पूरी चीजें हम लोग समझेंगे, जानेंगे क्या क्या चीजें आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं वैदिक कल्चर को लेकर। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको ध्यान में रखना है कि वैदिक कल्चर का जो एरा है ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का पीरियड हमें देखने को मिलता है। ओरिजिनल होम जो है आर्यंस का बताया जाता है कि लोकेशन जो है आर्यंस की ओरिजिनल होम की, यानी कि आर्यंस कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हमें देखने को मिलता है। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि आर्यंस जो है वो इंडिया के नेटिव हैं, मतलब कि इंडिया के मूल निवासी हैं, और कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है कि आर्यंस जो है वो बाहर से आए हैं, राइट। और सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए हैं ऐसा मैक्स मुलर का कहना है, और बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि यूरोप या फिर आर्कटिक क्षेत्र से ये आर्यंस आए हैं। ठीक है, कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको मैक्स मुलर की थ्योरी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, जो कि ज्यादातर जो है वो मानी जाती है। जो एक्सेप्टेंस है वो मैक्स मुलर की थ्योरी का हमें देखने को मिलता है कि आर्यंस जो है वो वहां से आए हैं, आउटसाइड बाहर से आए हैं, स्पेशली सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो ये एक फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और पॉपुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग आर्यंस जो है ये माइग्रेट हुए हैं सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और सेवरल स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में या अलग अलग वेव्स के दौरान आए हैं। 2000 बीसीई से लेकर 1500 बीसीई के पीरियड में ये यहां पर इंडिया के अंदर एंटर किया है इन्होंने। बोघास्काई इंस्क्रिप्शन जो कि एशिया माइनर का हमें देखने को मिलता है, टर्की के अंदर का ये इंस्क्रिप्शन है। कुछ चीजें पाई गई लेख में जिसमें 4 वैदिक भगवान का नाम मेंशन था, मतलब कि टर्की के इंस्क्रिप्शन में 4 वेद के जो भगवान हैं उनका नाम मेंशन था। इनका नाम है इंद्र, वरुण, मित्र, नस्त्या, राइट। तो इसने ये चीज प्रूव करी कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशियन के हमें देखने को मिले थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया, टर्की की आप लोकेशन देखेंगे सेंट्रल एशिया पर है, तो वहां पर जो किताबें मिली थी तो उनमें ये वर्णन था इन भगवानों का, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्या, राइट। तो इससे ये चीज प्रूव होती है कि सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है वो आर्यंस की होमलैंड हुआ करती थी, वहां के आर्यंस हुआ करते थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि अक्सर बाई चांस पूछ लिए जाए तो यू शुड एबल टू आंसर। और ये ग्रुप जो है गाइज ये इंडिया के अंदर आया, राइट। और पहली बार इंडिया के अंदर जो फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो हमारा क्षेत्र है ना, पंजाब के उस तरफ वाला एरिया, जिसे हम लोग सप्त सिंधु कहते हैं, तो पहली बार यहां पर आकर ये सेटल हुए थे। कौन लोग? आर्यंस लोग। तो स्टार्टिंग जो उनकी हुई थी सेटलमेंट की वो सप्त सिंधु से हुई थी। सप्त सिंधु ये क्षेत्र है 7 नदियों का, सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों का एरिया, रीजन। यहां पर ये रहा करते थे और काफी सेंचुरीज तक उन्होंने यहां पर गुजारा समय, और ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे ये इंडिया के अंदर की तरफ आना शुरू हो गए। जैसे इंडिया के मैप को हम देखें तो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया हम लोग को नजर आता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, यहां से सेंट्रल एशिया से यहां से वो एंटर किए, क्योंकि इसके अलावा यहां पर हम लोग को समुद्र देखने को मिलता है, यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, राइट। इस तरफ जो है वो हिमालयस है। तो ऑब्वियस सी बात है एक ही रास्ता बचता है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला रास्ता बचता है इंडिया के अंदर एंटर होने के लिए। बात समझ रहे हो आप? तो क्या हुआ कि ये आर्यन जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो यहां से एंटर हुए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से एंटर हुए, और जिस जगह पर ये रुके थे काफी समय तक वो जगह का नाम है सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला जो एरिया हमें देखने को मिलता है वो है सप्त सिंधु, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 7 नदियां हम लोग को देखने को मिलती है, उसका क्षेत्र ये कहा जाता है सप्त सिंधु, और काफी सेंचुरीज तक ये यहीं पर रुके थे। फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर उन्होंने यूपी की तरफ एंटर करना शुरू किया, ऊपर से, यानी कि यूपी की तरफ आना इन्होंने शुरू किया, गंगास की तरफ, यमुनास की तरफ आना इन्होंने शुरू कर दिया था, राइट। तो ये इनका मूवमेंट था आर्यंस का। तो शुरुआत वैदिक कल्चर की आर्यन से ही होती है, तो इसलिए ये चीज मैंने आपको आर्यंस के बारे में पहले बताई। तो देखो वैदिक लिटरेचर की हम लोग बात करेंगे तो इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस हम लोग को वैदिक लिटरेचर के देखने को मिलते हैं, जो है संहितास, जिसे वेदास हम लोग कहते हैं, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस हम लोग को वैदिक लिटरेचर के अंदर देखने को मिलते हैं। रिपीट करता हूं मैं, संहितास या फिर इसे वेदास कहते हैं, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। तो ये 4 लिटरेरी प्रोडक्शन है वैदिक लिटरेचर के अंदर। वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन अप इन कोर्स ऑफ टाइम एंड वाज रियली हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड्स और माउथ। तो ये जो हमें वैदिक लिटरेचर जो देखने को मिलते थे वो काफी जनरेशन तक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, यानी कि
उस समय लिखा नहीं करते थे ये, राइट, कुछ चीजें जो है वो मेंशन नहीं किया करते थे बुक्स में, इंस्क्रिप्शन नहीं हमें देखने को मिलता था। तो फिर वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू, यानी कि बोल बोलकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये वैदिक लिटरेचर जो है वो जाती थी, राइट। तो अब जब ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जो है वो फॉरवर्ड होंगी, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। और इसे फिर हम लोग श्रुति का नाम जो है वो दिया गया कि सुनकर। तो आप ये चीज ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि श्रुति जो है वो किस चीज से रेफर करता है वैदिक लिटरेचर के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि काफी जनरेशन तक लिखित में हम लोग को वेदास नहीं देखने को मिले थे, लिखित में, राइट, राइटिंग्स में नहीं थे, क्योंकि राइटिंग्स में होते तो हर एक चीज जो है वो पता लग जाती। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि काफी जनरेशन तक ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है वो इसका ट्रैवल हम लोग को देखने को मिला, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वैदिक लिटरेचर जो है वो सिर्फ बोलकर वर्ड्स के थ्रू जो है वो पास हुई, राइट। और इसी चीज को श्रुति जो है वो कहा गया। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना, ये पहले सिविल सर्विसेज में श्रुति के बारे में पूछा जा चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर कौन से हैं, वो वेदास है। सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है वेदास, जिसे क्या कहा जाता है, वेदास को अपौरुषेयस, दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन, मैन ने इसके, मनुष्य ने इसे क्रिएट नहीं किया गया वेदास को, वेदास गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने इसको वेद को गिफ्ट किया है। और नित्या इसे कहते हैं, जिसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, यानी कि ये अमर है, हमेशा रहेगी ये, राइट। मतलब कि जब ये पूरा संसार खत्म हो जाएगा तो भी वेद जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वेद जो है वो भगवान ने गिफ्ट किया है, ये मनुष्य ने वेदों को नहीं बनाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर हमें वेदास देखने को मिलती है, जिसे मनुष्यों ने नहीं बनाया, कहा जाता है कि भगवानों ने इसे जो है वो बनाया है। और ये 4 वेद हैं, कौन से 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और पहले 3 वेद जो हैं, जिन्हें जॉइंटली क्या कहा जाता है, वेद त्राई या फिर ट्रायो ऑफ वेदास, पहले 3 वेद को तो याद रखना, ऋग्वेद, समवेद और यजुर्वेद, ये पहले 3 वेदा ऐसे हैं जिन्हें ट्रायो ऑफ वेदास जो है वो कहा जाता है, वेदात्राई, राइट। और 4 वेद जो हम लोग को ये टोटल देखने को मिलते हैं, इनमें से ऋग्वेद जो है इसके अंदर लिरिक्स मौजूद है, इट इज कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन सभी में से, यानी कि सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद हमें देखने को मिलता है। और इसे फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। तो 1028 मंत्र हैं, जिसे डिवाइड किया गया है 10 मंडलाज में, और 6 मंडल जो है वो सेकंड से लेकर 7वें मंडल जो हमें देखने को मिलते हैं वो 6 में आते हैं, जिसे गोत्र या फिर वंशा मंडल्स जो है वो कहा जाता है, या कुल ग्रंथ जो है वो जिसे कहते हैं। तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये स्टेट सिविल सर्विस में पहले आई है कि 6 मंडल टोटल, वैसे तो ये 1028 मंत्र जो ऋग्वेद के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ये 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। 6 मंडल जो हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं 2nd से लेकर 7th तक, राइट, तो जिन्हें गोत्र कहते हैं, और या फिर वंशा मंडल्स या कुल ग्रंथ जिसे कहते हैं। और पहला और 10वां मंडल जो है गाइस, ये कहा जाता है कि बाद में ऐड किया गया। तो क्वेश्चन यहां से अगर बनेगा कि ऋग्वेद के अंदर पहले और 10वें मंडल को कब रखा गया, या फिर सबसे पहले कौन से मंडल्स को शामिल किया गया, तो फिर आप 2 से लेकर 7, और सबसे आखिरी में लास्ट में जो है वो किसको शामिल किया गया, ऐड किया गया, तो आप 1st और 10th ध्यान में रखना। सबसे आखिरी में जो मंडल शामिल किए गए वो पहला था और 10वां था। कायदा ये कहता है कि पहला सबसे पहले लिखा जाता है, बट ऐसा नहीं है, पहला सबसे आखिरी में शामिल किया गया था। ये बिल्कुल बात वैसी हो गई जैसे कि पॉलिटी में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद प्रियम्बल बना, राइट, तो और प्रियम्बल सबसे पहले ही हमें देखने को मिलता है, तो बात बिल्कुल वैसे ही आप इस तरीके से समझो। और 10वां मंडल जो है गाइस, वो फेमस किस चीज के लिए है, पुरुषुक्ता के लिए फेमस है, जो कि एक्सप्लेन करता है 4 वर्णों को। तो याद रखना 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में मेंशन है। ये इस प्रकार की चीजें अक्सर पूछी जाती है कि 4 वर्ण के बारे में किस मंडल में मेंशन है, तो 10वें मंडल में आपको ध्यान में रखना है, राइट, जिसमें हम लोग को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास देखने को मिलते हैं। इसके बारे में पता है ना आप लोगों को। और देखो, ये जो मंत्र जो ऋग्वेद के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें रिसाइट किया जाता है, यानी कि बोला जाता है, पढ़ा जाता है, और वो बताया जाता है कि होत्री के द्वारा ये रिसाइट किए गए हैं। तो होत्री जो थे गाइस, ये चीफ प्रीस्ट थे, मतलब कि प्रमुख ये थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे, राइट। और समवेद जो है गाइस, ये बुक ऑफ चैंट्स हम लोग को देखने को मिलती है, समवेद। इसके अंदर 1549 हिम्स है, मंत्र हैं, और सभी मंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सक्लूड कर दें 75 मंत्र को, तो ये पूरे के पूरे ऋग्वेद से लिए गए हैं, 75 को छोड़कर। और हिम जो हम लोग को, मंत्र जो हम लोग को समवेद के देखने को मिलते हैं,
ये बोले गए हैं, मतलब रिसाइट किए गए मंत्र का उच्चारण किया गया है उद्गात्री के द्वारा, उद्गत्री के द्वारा। और ये वेद जो है वो इंडियन म्यूजिक के लिए फेमस है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उद्गत्री किससे एसोसिएटेड है, तो आपको समवेद याद रखना है। हथौड़ी किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है ये ऋग्वेद। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब बात करें यजुर्वेद की, तीसरे वेद की, तो बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्लेयर्स ये हमें देखने को मिलती है, मतलब कि इस बुक के अंदर सैक्रिफाइसेस के बारे में लिखा हुआ है। तो त्याग करने की ये किताब हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर रिचुअल जो है वो मौजूद है, तो ये रिचुअल वेद है ये वाली बुक। ठीक है, यजुर्वेद याद रखिएगा। इसके जो मंत्र पढ़े गए हैं ये अध्वर्यूज के द्वारा पढ़े गए हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसे डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद में। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना, कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद। और देखो ऊपर के जो दोनों वेद जो है, ऋग्वेद समवेद, ये दोनों जो थे वो पोएट्री फॉर्म में थे। ठीक है, वर्सेस के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिले थे, बट ये प्रोस था, मतलब कि पोएट्री फॉर्म में नहीं है ये वाला। राइट, जैसे कि जब भी कोई उच्चारण करते हैं ना किसी चीज का, तो फिर वो पोएट्री फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, उसके एंड में सिमिलर चीजें होती हैं। राइट, बट ये वाला जो था, ये वाला जो वेद है यजुर्वेद, ये पोएट्री फॉर्म का नहीं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी एक अलग खासियत हमें नजर आती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अथर्व वेद की, तो बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला है ये, और ये चौथा और आखिरी वेद है। इसके अंदर बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, कुछ मंत्र उच्चारण देखने को मिलते हैं। राइट, कि जिससे कि बीमारियां और बुराई जो है वो दूर हो सके। राइट, और बहुत लंबे समय तक इसे वेदों की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया था, अथर्व वेद को। तो ये वाली चीज इसकी ध्यान में रखना, मैजिकल फॉर्मूला इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चारों वेद के बारे में जो है वो पढ़ा, इनकी कुछ बेसिक खासियत जो है वो जानी, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। और गाइस ब्रह्मनास के अंदर जो वेद के जो मंत्र है उसे एक्सप्लेन किया गया है। इसे प्रोज के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि पोएट्री फॉर्म में नहीं लिखा, जैसे कि अभी तक पोएट्री फॉर्म में चल रही थी चीजें यजुर्वेद को छोड़कर। राइट, क्योंकि यजुर्वेद भी जो है वो नॉन पोएट्री फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। बाकी इसके अंदर एक्सप्लेन किया कि मंत्र का मतलब क्या है। और ब्रह्मनास की अगर हम लोग बात करें या ब्रह्मा की बात करें गाइस, तो इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस, यानी कि त्याग। तो इसके अंदर काफी सारे सैक्रिफाइस और काफी सारे रिचुअल्स को इलेबोरेटली डिस्कस किया हुआ है ब्रह्मनास के अंदर, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और हर एक वेदा जो हमें देखने को मिलते हैं, वेद जो हमें देखने को मिलते हैं, वो काफी सारे ब्रह्मनास से अटैच्ड है। जैसे कि ऋग्वेद के अंदर हम लोग को कौन से ब्रह्मनास देखने को मिलते हैं, ऐतरेय और या कौशिकी और संख्यान जैसे हम लोग कहते हैं। समवेद के अंदर कौन से ब्रह्मनास अटैच हैं, तो तंड्य महाब्रह्मणा जिसे हम लोग पंचविशा के नाम से जानते हैं, या फिर शतविंश, या फिर चंडोग्य, या फिर जयमिनाय। और यजुर्वेद की बात करें तो इसमें हम लोग को शतपथ देखने को मिलता है, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मणा टेक्स्ट हमें नजर आता है। राइट, इसके अलावा यजुर्वेद के साथ जो ब्रह्मनास अटैच्ड है वो है ताइतरिया, क्योंकि ये सब जो वेद जो है ना, इनमें क्या लिखे हुए हैं, मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। राइट, अब उस मंत्र को समझने के लिए ऑब्वियस बात है, उसकी मीनिंग को समझने के लिए कुछ टेक्स्ट होंगे, तो वही टेक्स्ट जो है वो ब्रह्मनास हमें देखने को मिलता है। और अर्थवेद जो ब्रह्मनास से जुड़ा हुआ है वो है गोपाथा। और गाइस अगर शब्द की बात करें अरण्या, तो इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। और फॉरेस्ट टेक्स्ट जो है, जंगल की जो ये किताब हम लोग को या फिर ये लेख हम लोग को जो देखने को मिलता है, इसे हम लोग अरण्यका कहते हैं। और इसलिए इसे अरण्यका कहते हैं क्योंकि एक तो पहली बात तो इसे मेनली किसके लिए लिखा गया है, हर्मिट्स के लिए। हर्मिट्स उन्हें कहा जाता है जो अकेले में जंगलों में रहते हैं, अकेले में, एकांत में। राइट, और जो भी स्टूडेंट जो जंगल में पढ़ते हैं तो उनके लिए ये अरण्यका हम लोग को देखने को मिलती है। और अरण्यका जो है गाइस, ये कंक्लूडिंग पोर्शन हम लोग को ब्रह्मनास का देखने को मिलता है। ब्रह्मनास के एंड में अरण्यकास जो है वो जुड़े हुए हैं। तो देखो अरण्यका के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी। वैदिक लिटरेचर के अंदर हम लोग को सबसे पहली चीज तो संहितास देखने को मिलती है, यानी कि वेदास देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमने 4 वेदों के बारे में बात करी। फिर हमने ब्रह्मनास के बारे में डिस्कस किया, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ब्रह्मनास के बारे में कि हर एक वेद जो है उसके मीनिंग्स जो होते हैं वो ब्रह्मनास टेक्स्ट में हमें नजर आते हैं। और अभी हम बात करें अरण्यकास के बारे में, तो आपको क्या समझ में आया, अरण्यकास उनके लिए टेक्स्ट है जो लोग जंगलों में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट जंगलों के अंदर पढ़ाई करते हैं। राइट, स्टूडेंट्स लाइफ जीते हैं, तो उनके लिए अरण्यका है। और अरण्यका जो है वो ब्रह्मनास का कंक्लूडिंग पोर्शन हमें नजर आता है। फिर बात आती है चौथे की,
चौथे वैदिक लिटरेचर की ये है उपनिषद। तो ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है, इसे जनरली वेदांत कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषद ध्यान में रखना है। ये वेद के एंड के पर हमें देखने को मिलते हैं, राइट, यानी कि वेद इसी से खत्म होता है, उपनिषद से। और 108 टोटल उपनिषद हैं। और अगर हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद की, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है वृहद अरण्यका। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सबसे ओल्डेस्ट हम लोग को उपनिषद देखने को मिलते हैं। तो ऐसे करके हमने बेसिक फैक्ट जो है वो जाने ऋग्वेद के बारे में, और फिर हमने जाना इसके बाद ब्रह्मनास के बारे में, फिर हमने जाना अरण्यकास के बारे में, और फिर हम जान रहे हैं अभी उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब स्टोरी शुरू करते हैं वैदिक ट्रेडिशन की, राइट, वैदिक ट्रेडिशन के लिटरेचर की, जो 600 बीसी से लेकर 600 एडी के पीरियड तक हमें देखने को मिली थी। तो लिटरेचर जो वैदिक ट्रेडिशन के हैं गाइस, तो इसके अंदर हम लोग को स्मृति देखने को मिलती है, मतलब कि रिमेम्बरेंस लिटरेचर, यानी कि किसी चीज को याद रखने का लिटरेचर है स्मृति। इसके अंदर 6 लिटरेरी वर्क है, जिसमें हम लोग को सूत्रास, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं वेदंगास, या फिर स्मृतिस दूसरा है, दूसरे नंबर पर स्मृतिस धर्मशास्त्र है, और फिर एपिक्स हम लोग को महाकाव्यस देखने को मिलते हैं, और पुराण इसके अंदर शामिल है, और उपवेदास इसके अंदर शामिल है, और शद दर्शनास इसके अंदर शामिल है। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी चीज याद कैसे रखें? तो गाइस देखो, 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन करते हो बहुत बिल्कुल ध्यान से, अपने दिमाग को खोलकर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, तब आपको ऑटोमेटिकली ये चीज याद आएगी। क्योंकि देखो प्रीलिम्स के अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ ये करना है कि 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। और ये कब होगा? जब 2 से 3 बार जो है वो आप चीजों को रिवाइज कर लोगे। तो अभी तो आप पढ़ रहे हो, ऐसा मैं मानता हूं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। वैसे तो ये सब चीजें अभी एग्जाम से पहले पहले आपको रिवीजन के तौर पर करनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर आप प्रीलिम्स को भी टारगेट कर रहे हो और ये सब चीजें कवर करके अगर आप सोच रहे हो प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे, तो भी पॉसिबल है कि प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है, राइट। क्योंकि इसमें जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज है, और आपको प्रीलिम्स से पहले पहले ये जो लेक्चर्स की सीरीज जो मैं आपको दे रहा हूं 2 से 3 बार जो है वो इसको आपको कवर डेफिनेटली करना ही करना है। ठीक है, अब देखो 6 वेदांगास हम लोग को देखने को मिलते हैं, वेदांगास या फिर सूत्रास जैसे हम लोग कहते हैं। तो अभी वैदिक ट्रेडिशन के लिटरेचर की बात कर रहे हैं, स्मृति की बात कर रहे हैं, जिसमें 6 लिटरेरी वर्क हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो 6 वेदांगास भी हैं। तो पहला है शिक्षा, राइट, और शिक्षा के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि सबसे पुराना टेक्स्ट है फोनेटिक्स का। फोनेटिक्स का मतलब होता है मानव भाषा की ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन या ध्वनि विज्ञान, कि साउंड किस प्रकार से निकालना है। देखो जब वेद पढ़ते हैं तो उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, हर एक चीज का साउंड प्रॉपर आना चाहिए। तो ये उसके लिए है फोनेटिक्स शिक्षा, ऐसी शिक्षा दी जाती है इसे। इसका सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो फोनेटिक्स का है वो है प्रतिशख्या, राइट, प्रतिशख्या। और कल्प सूत्रास की बात करेंगे तो इसके अंदर रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। श्रोता सूत्रास, और या फिर इसे कहते हैं शुल्वा सूत्रास। इसके अंदर सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा हुआ है, मतलब कि किस प्रकार से त्याग करना है, त्याग करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए क्या रिचुअल्स होंगे, राइट। तो ये चीज इस कल्प सूत्र में आती है। इसके अलावा कल्प सूत्र के अंदर गृह सूत्र भी आता है। फैमिली की सेरेमनीज वगैरह जितनी भी होती हैं, कार्यक्रम वगैरह इस प्रकार के जितने भी होते हैं, तो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, राइट। जैसे कि बहुत सारी सेरेमनीज होती है फैमिलीज के अंदर, राइट, रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह। इसके अलावा धर्म सूत्र की बात करेंगे तो ये वर्णास से डील करता है, या और आश्रम से, जो आश्रम हम लोग को या वर्णास हम लोग को देखने को मिलता है ना, 4 वर्ण, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के भी लिखकर कि 4 वर्ण जो है वो कौन से हमें देखने को मिलते हैं, या 4 आश्रम जो है वो कौन से हैं। बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर अभी के भी। और देखो इसके अलावा हमें क्या चीज देखने को मिलती है, व्याकरण। अब ग्रामर की बात करता है ये, इसमें हम लोग को स्मृति के अंदर जो देखने को मिलती है ग्रामर की बात हो रही है। तो इसके अंदर जो है वो पनिनी के द्वारा लिखी गई अष्टध्यायी है, अष्टध्यायी पनिनी ने लिखी हुई है, ओल्डेस्ट ग्रामर है पूरे दुनिया भर की। तो क्वेश्चन आ सकता है ओल्डेस्ट ग्रामर पूरे दुनिया भर की कौन सी है? तो अष्टध्यायी किसके द्वारा? पनिनी के द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा बात करें हम लोग निरुक्ता की, जिसे एटिमोलॉजी हम लोग कहते हैं। ये एक ऐसी स्टडी होती है कि शब्दों का ओरिजिन कहां से हुआ है और शब्दों का मतलब क्या है, तो उसकी स्टडी ये प्रॉपर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर हम लोग को निरुक्ता देखने को मिलता है, यानी कि यस्क के द्वारा ये लिखा गया है पूरा। और इसमें बताया जाता है कि
निघंटु जो कश्यप ने लिखा है उसके ऊपर बेस्ड ये है पूरा का पूरा, और जो भी डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स जो होते हैं उसके कलेक्शन इसके अंदर लिखे हुए हैं। और निघंटु की बात करें गाइस तो ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड कलेक्शन है पूरे दुनिया भर का। तो क्वेश्चन आ जाए कि ओल्डेस्ट वर्ल्ड कलेक्शन पूरे दुनिया भर का क्या है, तो निघंटु। और निरुक्ता की बात करें तो ये ओल्डेस्ट डिक्शनरी है पूरे दुनिया भर की, निरुक्ता, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स की स्टडी हम लोग को देखने को मिलती है। छंदा, छंदा के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, ये काफी फेमस टेक्स्ट जो है, जो लेख जो हम लोग को देखने को मिलता है पिंगल का, और इसे हम लोग बोलते हैं छंद्र सूत्रास। तो मैट्रिक्स का मतलब समझते हो ना आप, कि हम लोग जो भी मेजरमेंट करते हैं, मीटर हो गया, ग्राम हो गया, फलाना चीजें, तो ये सब किलोग्राम हो गया, तो ये सब जो मेजरमेंट जो होते हैं उसकी स्टडी होती है ये। तो उसका ये फेमस टेक्स्ट है छंद सूत्रास या छंदा, राइट। और इसके अलावा ज्योतिष, तो उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ज्योतिष के पास जाते हैं हाथ दिखाने के लिए, राइट। तो एस्ट्रोनॉमी हमें देखने को मिलती है ये। और ओल्डेस्ट ज्योतिष किताब जो है वो हमें लगध मुनि की देखने को मिलती है। इस किताब का नाम है वेदांग ज्योतिष, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये 6 फेमस स्मृति जो है वो कौन सी है, मनुस्मृति, प्री गुप्ता पीरियड की है ये, गुप्ता पीरियड से पहले ये लिखी गई थी मनुस्मृति। ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है ये मनुस्मृति, राइट। और इसके अलावा इसके कमेंटेटर्स कौन है, मतलब कि किन लोगों ने मनुस्मृति के बारे में बताया, तो विश्वरूपा, मेघतिथि, गोविंद राज, कुलुक भट्ट। और इसके अलावा दूसरी स्मृति जो फेमस स्मृति है वो है यज्ञवल्क्य स्मृति, ये भी प्री गुप्ता पीरियड की हमें देखने को मिलती है। विश्व रूपा, विजन्यायेश्वर, अपर का, जो कि हम लोग को सिलाहार डायनेस्टी के किंग देखने को मिलते हैं, तो इन ये कमेंटेटर थे। गुप्ता पीरियड के दौरान जो थी स्मृति वो थी नारद स्मृति। फिर गुप्ता पीरियड में ही हम लोग को जो स्मृति देखने को मिली थी वो थी पार्शर स्मृति। और इसके अलावा गुप्ता पीरियड में ही बृहस्पति स्मृति थी। और फिर गुप्ता पीरियड के अंदर ही हम लोग को कात्यायन स्मृति देखने को मिली थी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुप्त पीरियड और प्री गुप्त पीरियड में कौन सी स्मृतियां हुआ करती थी, तो ये नाम बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2 हम लोग को महाकाव्य देखने को मिलते हैं, एपिक्स, जैसे कि रामायण, महाभारत। रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यास ने, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से, मे भी शायद याद भी होगा आपको। और इसे हम लोग आदि काव्य कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि आदि काव्य किसे कहा जाता है, तो रामायण आंसर होगा आपका। ओल्डेस्ट एपिक हम लोग को पूरे दुनिया भर की ये देखने को मिलती है। एट प्रेजेंट इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं, यानी कि वर्सेस 24,000। ओरिजिनली 6,000 हुआ करते थे, बाद में 12,000 शामिल किया गया, और फाइनली फिर ये 24,000 हमें देखने को मिलते हैं। और 7 खंडाज हैं, मतलब कि सेक्शंस इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। खंड आप कह सकते हो, खंड। और रामायण के अंदर जो लेटेस्ट हम लोग को खंड देखने को मिल रहा है ना, एडिशंस वगैरह, वो 1st और 7th है। तो याद रखना 1st और 7th खंड जो है वो लेटेस्ट है। तो देखो ये वाली चीजें इस प्रकार की थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे कि मंडल्स के बारे में अभी हमने बात करी थी ना, वैसे ही इसमें भी पहला और 7वां ये लेटेस्ट हम लोग को रामायण के अंदर खंड या एडिशन देखने को मिलता है, या सेक्शन चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब महाभारत की बात करें, वेद व्यास के द्वारा ये लिखी गई है महाभारत। लॉन्गेस्ट एपिक है पूरे दुनिया भर की। एट प्रेजेंट इसके अंदर 1 लाख श्लोक हैं या फिर वर्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। ओरिजिनल तौर पर इसमें 8,800 जय संहिता हुआ करती थी, और बाद में 24,000 चतुर्विंशति शस्त्री संहिता या फिर भरत, और फाइनली फिर ऐसे करके 1 लाख हम लोग को शत शस्त्री संहिता या महाभारत बन गई है। फिर 1 लाख वर्सेस के साथ, 1 लाख श्लोक्स के साथ महाभारत बनी है। और 18 इसके अंदर चैप्टर्स हैं, परवंश जैसे कहते हैं, प्लस एक सप्लीमेंट हम लोग को हरिवंशा देखने को मिलता है। और फिर बात होती है भगवत गीता की। तो आप जानते हैं भगवत गीता जो है ये हमें देखने को मिलती है कि ये भीष्म पर्वन जो है महाभारत के, उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, भगवत गीता को निकाला है। कहते हैं कि भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण के शब्द हम लोग को नजर आते हैं। और शांति पर्वन जो है ये लार्जेस्ट पर्वन, मतलब कि लार्जेस्ट चैप्टर हम लोग को महाभारत का देखने को मिलता है। तो भीष्म चैप्टर से ही निकाली गई है भगवत गीता, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, राइट। और लार्जेस्ट चैप्टर या पर्वन कौन सा है ये महाभारत का, तो शांति पर्वन या शांति चैप्टर हम लोग को सबसे लार्जेस्ट चैप्टर देखने को मिलता है। अब बात करें पुराण की, तो पुराण जो है गाइस सबसे पुरानी हम लोग को देखने को मिलती है।
18 फेमस पुराण हैं, जिसमें सबसे पौराणिक टेक्स्ट हम लोग को यानी कि लेख हम लोग को जो देखने को मिलता है वो है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पौराणिक टेक्स्ट हम लोग को नजर आता है। और दूसरे इंपॉर्टेंट पुराण कौन से हैं? भगवता, विष्णु, वायु और ब्रह्मंड। और जो रॉयल डायनेस्टीज हुआ करती थी पहले के समय पर, जो राजा महाराजा के जो वंश और पूरी डायनेस्टी हुआ करती थी, तो उसके बारे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूरी चीज जो है वो डिस्क्राइब्ड है, राइट, इन सब टेक्स्ट के अंदर, इन सब पुराणों के अंदर, राइट। और उपवेद की बात करें गाइस तो ये ऑक्सिलरी वेद हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा वेद ये हम लोग को देखने को मिलते हैं जो मतलब वेद से ही एसोसिएटेड है। उपवेद यानी कि आप सब वेद कह सकते हो, राइट, सब हम लोग को चीज देखने को मिलती है यानी कि उसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी, राइट। और उपवेद के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिलते हैं? जैसे आयुर्वेद जो मेडिसिन से एसोसिएटेड है, ये भी ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है। और गंधर्व वेद की बात करें तो ये चीज आ सकती है मैच द फॉलोइंग में, ये म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ये समवेद से मिली है। और इसके अलावा हम बात करें आर्चरी के बारे में, मतलब कि वो धनुष को उठाने वाली जो होती है ना प्रैक्टिस, और ये है धनुर्वेद। तो ये लिखा हुआ है उपवेद जो है वो धनुर्वेद है कि धनुष वगैरह चलाने की, धनुष बाण चलाने की प्रैक्टिस के बारे में इसके अंदर मेंशन है। और यजुर्वेद का ये हिस्सा है। अब अथर्ववेद की बात करें गाइस तो इसे अथर्ववेद ही नाम दिया गया है, या शिल्प वेद इसे हम लोग कहते हैं, विश्वकर्मा की है ये। तो डेली लाइफ में किस प्रकार की पॉलिटिक्स होती है तो उसके बारे में भी मेंशन है। हैप्पीनेस कैसे अचीव किया जाए उसके बारे में भी मेंशन है। और भी काफी सारी चीजें इस अथर्ववेद के अंदर मेंशन है जो कि डे टू डे लाइफ के साथ डील करती हैं। अब देखो, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल जो है वो कौन से जिन्हें हम लोग शद दर्शनास कहते हैं, शद दर्शनास। तो दर्शना इसके फाउंडर और बेसिक टेक्स्ट इसका क्या है? तो कभी कभी ऐसे आ जाता है कि शंख्य सूत्रा के फाउंडर कौन है, तो कपिला आपको ध्यान में रखना है। और दर्शन कौन सा है ये? तो शंख्य दर्शन। योग दर्शन पतंजलि, ये इनसे एसोसिएटेड है, योग सूत्र के अंदर लिखा हुआ है। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय सूत्र के अंदर लिखा हुआ है, इसके फाउंडर हैं अक्षपद गौतम, राइट। और वैशेषिका सूत्र की बात करें तो वैशेषिका दर्शन की बात करें तो उलुका कन्नड़, ये इसके फाउंडर हैं। इसके अलावा पूर्व मीमांसा सूत्र की बात करें या मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा की बात करें जो दर्शन है तो जामिनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा की बात करें जिसे ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के अंदर मेंशन है, इसके जो फाउंडर है वो है बद्रयान, राइट। तो ये चीज ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के। तो ये 6 दर्शन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। शंख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, या वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। कभी कभी डायरेक्ट ऐसा आ जाता है कि इनमें से बताओ ऑप्शन में से कि कौन से हम लोग को इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलो अब अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के पीरियड का ये हम लोग को अर्ली वैदिक पीरियड देखने को मिलता है, एरा। तो या फिर ऋग्वेद जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऋग्वेद का ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है? तो देखो, एक लौता ऐसा सोर्स हम लोग को नॉलेज का इस पीरियड में देखने को मिलता है वो है ऋग्वेद, यानी कि एक ऐसी किताब है जो कि उस समय के बारे में बताती है, राइट, उस पीरियड के बारे में बताती है जो कि इतना पुराना है 1500 बीसी का। और नाम जो नदियों के और माउंटेन्स के इसमें मेंशन्ड है, जैसे कि हिमवंत की बात की जा रही है, इसके अंदर हिमवंत हिमालय से एसोसिएटेड है। मुंजावंत की बात करें तो हिंदू कुश हिमालय से रिलेटेड है। ओशियन जो ऋग्वेद के अंदर है तो उसके अंदर एक क्लियर आइडिया हम लोग को ज्योग्राफिकल एरिया का देखने को मिलता है, ऋग्वेदिक के लोग जहां पर रहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये हिमालयस के नाम आ गए हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि उस एरिया, उस मतलब जहां पर ऋग्वेद, जिस समय पर ऋग्वेद के जो लोग हुआ करते थे, इतने पुराने लोग जो हमें देखने को मिलते थे, तो हमें उनकी लोकेशन पता लगेगी कि कहां पर वो सेटल्ड थे, कहां पर वो रहा करते थे। और ऋग्वेद के अंदर 40 नदियों के बारे में मेंशन है। नदी सूक्त की बात करें गाइस तो नदी सूक्त जो हम लोग को मंत्र देखने को मिलता है ऋग्वेद का, इसके अंदर 21 नदियों के बारे में मेंशन है, जिसमें गंगा भी एक नदी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि ईस्ट की तरफ है। और खूब नदी जो है वो काबुल की तरफ हम लोग को देखने को मिलती है जो कि वेस्ट की तरफ है, राइट। तो और मतलब कि इस आप ये मान सकते हो, इन पर्टिकुलर टेक्स्ट को देखकर ये समझ सकते हो कि जहां पर ये लोग निवास करते थे उनके ईस्ट की तरफ गंगा थी और उनके वेस्ट की तरफ काबुल में एक नदी कुब हुआ करती थी।
मतलब हुआ करती है। तो आपको इनकी लोकेशन पता लग गई कि कहां पर ये हुआ करते थे, मतलब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो एरिया हमें देखने को मिलता है। और ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो अपने आप को आर्यंस कहा करते थे, और ये कन्फाइन थे उसी एरिया में जिस एरिया को सप्त सिंधु हम लोग कहते हैं। सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, सप्त सिंधु आर्यन से जो हमने शुरू किया था। और सप्त सिंधु के अंदर सिंधु और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? वितस्ता, असिकानी, विप्सा, पुरुषिनी और या फिर और हम लोग को सरस्वती और पुरुषिनी एंड सुतु अद्री, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को टोटल 7 नदियां यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सप्त सिंधु। और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग मोस्ट मेंशन्ड रिवर जो है वो है सिंधु। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा ऋग्वेद के अंदर किस नदी के बारे में मेंशन्ड है, तो सिंधु आपको ध्यान में रखना है। और मोस्ट पायस नदी जो है वो सरस्वती है, जिसकी पूजा करते थे। और गंगा के बारे में सिर्फ एक ही बार मेंशन्ड है, और यमुना के बारे में 3 बार मेंशन्ड है। राइट, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में। अब देखिएगा, इस 10 राजन युद्ध की बात करेंगे, बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात करेंगे, तो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग एक फेमस 10 राजन युद्ध हमें देखने को मिलता है, जो कि आर्यंस का युद्ध था। और 10 राजन युद्ध का जो नाम पड़ा है वो 10 राजाओं के नाम पर पड़ा है। 10 राजन युद्ध, जो नाम हम बोलते हैं ना 10 राजन, तो 10 राजाओं ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था सुदास के अगेंस्ट, जो कि भरत राजा थे त्रित्सुस के। तो त्रित्सुस फैमिली के भरत राजा जो थे, जो सुदास थे, तो उनके अगेंस्ट जो था ये युद्ध हम लोग को देखने को मिला था। और 10 राजा जो थे वो किन किन जगहों के थे, तो वो थे पुरुष के राजा, यदूस के राजा, तुर्वसास के राजा, अनूस के राजा और ध्रुयूस के राजा। और 5 जो दूसरे थे वो थे अलीनास, पक्थास, भालानास, सिबीस और विशानिन्स। और ये युद्ध कहां पर लड़ा गया था, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ये जो 10 किंग्स का जो वॉर जो था या फिर 10 राजन युद्ध जो था वो कहां पर लड़ा गया था, तो रावी नदी जो है, जिसको नाम दिया गया था परुषिनी, परुषिनी ऋग्वेद के अंदर रावी नदी का नाम है, तो वहीं पर ही ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और जीते कौन थे, तो सुदास जो है वो विक्टोरियस थे, मतलब उनकी जीत हुई थी सुदास की। भरत राजा जो थे त्रित्सुस फैमिली के, तो उनकी जीत हुई थी यहां पर। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब ऋग्वेदिक नाम की हम बात करेंगे, इस नदी के मॉडर्न नेम की बात करेंगे, और ये नदी किस क्षेत्र में है इसकी बात करेंगे। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। तो ऋग्वेद में जो सिंधु शब्द का उपयोग किया गया है वो इंडस नदी के लिए किया गया है, जो पंजाब के अंदर है। और हम बात करें वितस्त, जो नाम उपयोग में लिया गया है वो झेलम के लिए लिया गया है। और असिकानी नाम जो रखा गया है वो चेनाब के लिए रखा गया है। विपास नाम जो रखा गया है वो बीस नदी के लिए रखा गया है, या ब्यास नदी। और परुषिनी रावी के लिए रखा गया है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। और सुतुद्री सतलज के लिए रखा गया है। सरस्वती सरस्वती के लिए रखा गया है, और जिसको हम लोग सरस्वती के नाम से ही जानते हैं, लुप्त हो गई है जो। और इसके अलावा घाघर जो नदी है वो हम लोग को द्रिशद्वती के नाम से देखने को मिलती है। और कुबा की बात करें तो काबुल नदी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले अभी जिक्र किया गया था, काबुल में, राइट, अफगानिस्तान के अंदर, राइट। और ये वाली जो है, ये दोनों नदियां जो है वो सरस्वती और घाघर ये राजस्थान की है, और बाकी नदियां पूरी की पूरी हम लोग को पंजाब की देखने को मिलती हैं, राइट। और इसके अलावा अफगानिस्तान की जो रिमेनिंग है वो है काबुल और स्वाति, और ये किया गया स्वाति सुवस्तु के लिए, और कुर्राम जो है वो क्रुमु के लिए, और गोमल का नाम जो मतलब गोमल एट प्रेजेंट डे पर हम लोग देखते हैं ना नदी का नाम, तो वो गोमती नाम जो है वो रखा गया। तो ये सब ऋग्वेदिक नेम्स है, और इन इन नदियों का नाम ये हमें देखने को मिलता है, और इन इन जगहों पर ये नदी जो है वो हमें नजर आती है। तो ये सब चीजें आपको इस प्रकार से क्लियर रहनी चाहिए। और कुल की बात करें गाइस, जैसे हम लोग फैमिली बोलते हैं, कुल मतलब फैमिली। तो फैमिली जो थी सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऊपर आधारित थी, मतलब कि उस फैमिली का सोसाइटी में क्या पद है, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आधारित थी फैमिलीज, यानी कि कुल की मतलब कि पॉलिटिकल रोल उन फैमिली का क्या हम लोग को नजर आता है, तो इसके आधार पर फैमिली हमें देखने को मिलती थी। और देखो, कुल एक फैमिली है, यानी कि एक सिंगल फैमिली। इस फैमिली के ऊपर जो है हम लोग को ग्रुप ऑफ फैमिलीज देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राम, यानी कि विलेज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। और फिर उसके ऊपर यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज, इस प्रकार से फैमिलीज के बहुत सारे ग्रुप जब बन जाते हैं तब वो क्या बनता है, क्लैन बन जाता है। तो क्लैन भी हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिलता है कि एक ही जगह पर बहुत सारी रेसेस जो है वो रह रही हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट हम लोग को नजर आ रहा है, तो उससे ऊपर जो हो जाता है वो क्लैन हो जाता है,
जन की बात करें तो जन का मतलब लोग हो गए इकट्ठा हर जगह के, राइट। और फिर पूरे एरिया को अगर कैप्चर कर लो आप तो वो क्या बन जाता है, राष्ट्र बन जाता है। तो ये सब यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलती थी ऋग्वेदिक पीरियड में, स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग को नजर आती थी। कुल जो थे फैमिली, उनके हेड जो थे वो कुलपा थे। ग्राम जो था उनके हेड ग्रामिनी कहा जाता था। विस के हेड विस्पति। जन यानी कि लोगों के हेड को गोपा या गोपति कहा जाता है। और राष्ट्र यानी कि कंट्री, इनके हेड को राजन नाम दिया गया है। तो ये इस प्रकार से आपको ये मैच द फॉलोइंग वाली चीजें भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज अ पैट्रियार्कियल नेचर, मतलब कि पुरुषों की चलती थी। पैट्रियार्कियल सोसाइटी हम लोग को देखने को मिलती थी। मोनार्की नॉर्मल थी, यानी कि वन मैन रूल था। बट हाँ, हम लोग को कुछ नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज भी देखने को मिलती थी, मतलब कि इलेक्शन के आधार पर भी कुछ पद जो है वो इलेक्ट किए जाते थे, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। और राष्ट्र जो था वो राजा के द्वारा या किंग के द्वारा रूल किया जाता था। और रॉयल डिसेंट जो थे गाइस वो हेरिडेटरी नेचर के हुआ करते थे, मतलब कि अगर एक बार कोई व्यक्ति राजा बना तो उसका बेटा भी जो होगा वो राजा ही होगा। उसके वंश के जितने भी लोग जो होंगे वो राजघराने के हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये लॉ जो था प्राइमोजेनिचर का, वो यहां पर एग्जिस्ट करता था। और प्राइमोजेनिचर का मतलब कि जो पहला पुत्र जिसका होगा, यानी कि जिस व्यक्ति का, जो राजा है उसका जो पहला पुत्र होगा, फर्स्ट चाइल्ड जो होगा, उसके पास जो है वो सत्ता जाएगी। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती थी। और प्रोबेबली इलेक्टिव मोनार्की जो थी वो भी वहां पर जानी जाती थी, मतलब कि अपने राजा को जो है वो लोग बाग चुनते थे। इस प्रकार की भी कुछ कुछ स्टैंड हम लोग को कुछ कुछ चीजें इस प्रकार की देखने को मिली है। और बहुत ही कम जानकारी हम लोग को किंग के मिनिस्टर्स के बारे में पता लगी है ऋग्वेद के अंदर, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। और पुरोहित या फिर डोमेस्टिक प्रीस्ट हुआ करते थे जो पूजा करते थे वहां पर, उस क्षेत्र पर उन्हें पुरोहित कहा जाता था। ये फर्स्ट रैंक के ऑफिशियल हुआ करते थे, मतलब कि वहां पर पूजा पाठ बहुत हुआ करती थी। वैसे ही हम समझ रहे हैं रिचुअल्स वगैरह, ये सब चीजें, सैक्रिफाइसेस, ये सब चीजें जो इन टेक्स्ट में हम लोग को मिली है ऋग्वेदिक या वैदिक टेक्स्ट के अंदर, वैदिक लिटरेचर के अंदर, तो उससे ये सब चीजें क्लियर होती हैं। और किंग के प्रीसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड जो थे वो हम लोग को ये देखने को मिलते थे। पुरोहित मतलब कि वो ही उनको पूरी चीज बताते थे कि कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से षड्यंत्र रचना, ये सब चीजें गाइड करते थे। दूसरे इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल जो थे वो थे सेनानी, मतलब कि आर्मी के चीफ हुआ करते थे। और फिर ग्रामानी मतलब कि विलेज के हेड हम लोग को देखने को मिलते थे, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। और गाइस अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो आर्मी हुआ करती थी वो फुट सोल्जर्स की हुआ करती थी। चैरियटियर्स हुआ करते थे, मतलब कि रथ हुआ करते थे। मतलब जो आर्मी जो थी, सेना जो थी, वो पैदल सेना ही हम लोग को देखने को मिलती थी। उनके पास कोई घोड़े वोड़े नहीं थे। लकड़ी के, पत्थर के, हड्डियों के, मेटल्स के वेपन का उपयोग किया जाता था। जो तीर कमान होता है ना, तो उसकी जो तीर है, राइट, तीर, एरो, उसका जो पॉइंटेड वाला जो एरिया होता है ना, पॉइंट जहां पर होता है, तो वो मेटल का पॉइंटेड उसमें बनाया जाता था, मेटल का, जिससे कि चुभ जाए वो। और उसके ऊपर जो है वो कर दिया जाता था, जहर लगा दिया जाता था, जैसे कि जिसमें भी चुभे वो मरी जाए, बिल्कुल बचने की संभावना ही ना हो। तीर से ना बचे तो मतलब तीर से ना मरे तो जहर से मारना है, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाते थे वहां पे, राइट। और रेफरेंसेस कुछ ऐसे भी मिले कि इनके पास फोर्ट जो हुआ करता था वो मूविंग फोर्ट हुआ करता था। और राइट, यानी कि इसमें कुछ चीज जो है वो लगाकर जो है वो उसे कहीं पर, जहां पर भी, जैसे कि पूरी सेना यहाँ पर रुकी है, तो वो एक किला अपने साथ एक प्रकार से लेकर चलते थे कि सामने वाले दुश्मन को जो है वो दिखाई दे, राइट, कि हम जो है वो आ गए हैं, इस टाइप से कुछ। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो है इस चीज को, मूविंग फोर्ट को नाम दिया गया है पुरचरिष्णु, तो ये इसका नाम दिया गया है। और राजा जो थे गाइस, उनकी रिलीजियस ड्यूटीज भी हुआ करती थी, राइट। वो स्टैब्लिश करते थे ऑर्डर को और मॉरल रूल्स को, कि किस प्रकार के मॉरल रूल्स प्रिंसिपल जो होंगे उसके वहां पर राज्य में होंगे, किस प्रकार के रूल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाएगा, तो वो सब चीजें राजा बताते थे, राइट, कि कुछ एथिकल कोड्स वगैरह बताते थे, इस प्रकार की चीजें। और ऋग्वेद जो थे थी गाइस, वो असेंबलीज के बारे में भी ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है, जैसे कि सभा, समिति, विदात और गण। तो ये सब हम लोग को समिति के बारे में मेंशन देखने को मिलता है। और सभा जो है गाइस, इसके अंदर कुछ प्रिविलेज्ड और इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हुआ करते थे सभा के अंदर। तो जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो हुआ करते थे उस राज्य के, राइट, तो उसके वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति सभा के सदस्य थे। दो पॉपुलर असेंबलीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, सभा और समिति। ये बेसिकली जो किंग का जो आर्बिट्री रूल है, ये उसको चेक करती है कि किंग जो है वो कहीं खुद के लिए, मतलब कि पर्सनली कुछ चीज तो नहीं कर रहा। मतलब कि यहां पर आप ये चीज समझो आप, कि किंग जो है वो कहीं पर्सनल चीजें तो नहीं कर रहा है, यानी कि खुद के हित के लिए तो कुछ चीजें नहीं कर रहा, क्योंकि किंग की ड्यूटी क्या है, राजा की ड्यूटी क्या है, कि उसकी प्रजा जो है वो सुरक्षित रहे, प्रजा के लिए वो काम करे। तो ये राजा की ड्यूटी है, राजा का कर्तव्य है। नेचर हम लोग को, ड्यूटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चेक करते थे
कि राजा जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी एक्ट हो रहा है उनका, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो कहीं आर्बिट्ररी रूल तो नहीं है, मतलब कि मनचाही मनमानी तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज चेक करने के लिए सभा और समिति हमें देखने को मिलती थी। तो ये भी पॉइंट क्लियर रखना। लेटर वेदास के अंदर हमें देखने को मिला कि सभा जो थी वो कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम करने लगी। ये अभी तो अर्ली वेदास की बात कर रहे हैं हम लोग, बट लेटर वेदा में यही सभा जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम करने लगी। न्यायालय का एक प्रकार से आप कह सकते हो, इसका काम हो गया, काम शिफ्ट हो गया, राइट। और उस समय पर चोरी डकैती, गायों की चोरी कर लेना, चीटिंग करना, ये सब चीजें शामिल था क्राइम्स में, कि ये सब क्राइम हुआ करते थे। अब सोसाइटी की बात करें तो ये सब हमने तो एक स्ट्रक्चर देखा कि किस टाइप का हम लोग को ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि किस प्रकार का हमें नजर आता है। तो पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा हमने समझा था अभी। अब हम थोड़ी सी सोसाइटी के बारे में समझते हैं कि ऋग्वेद के अंदर सोसाइटी हम लोग को किस प्रकार की देखने को मिलती है। ऋग्वेद के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इन्हें क्लासिफाई किया जाता है कि सोसाइटी में इनका प्रोफेशन या इनका ऑक्यूपेशन कैसा है उसके आधार पर, राइट। जैसे कि टीचर और प्रीस्ट हैं, मतलब कि पुजारी हैं, जो टीचर हैं तो वो ब्राह्मण्स कहलाए गए। जो रूलर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे कि राजा है, वो क्षत्रिय कहलाए गए। जो फार्मर है, किसान है, व्यापारी हैं, राइट, बैंकर वगैरह हैं, तो इन्हें वैश्य की कैटेगरी में रख दिया गया। जो आर्टिस्ट हैं और लेबर्स हैं उन्हें शूद्रास की कैटेगरी में रख दिया गया, जो कि ऊपर के तीनों वर्णास को जो है वो असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट, उनकी सेवा करते हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इस समय जो था वो ऑक्यूपेशन हेरिडेटरी नहीं था, जैसे कि जो कि बाद में बन गया, राइट, कि बाद में जो है वो जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो है वो लोग जो है भले ही जैसे शूद्रा का बच्चा जो पैदा होगा वो भी शूद्रा ही होगा, तो ये बाद में हेरिडेटरी वाली क्लॉज हुई। बट इस समय ऑक्यूपेशन के ऊपर, प्योर ऑक्यूपेशन के ऊपर आधारित था कि जिसका जो काम है उसका वो वर्ण होगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और मेंबर जो सेम फैमिली के थे वो अलग अलग प्रोफेशन में भी शामिल थे, अलग अलग प्रोफेशन उनका हुआ करता है। हो सकता है कि एक फैमिली के मेंबर टीचर हो और एक जो है वो आर्टिस्ट वगैरह हो या लेबर वगैरह हो, राइट। तो ये भी पॉसिबल था कि एक फैमिली के अंदर अलग अलग प्रोफेशन के लोग हम लोग को देखने को मिलते थे और अलग अलग वर्ण के हुआ करते थे, राइट। और इसके बारे में बकायदा ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है। तो ये वाली चीज भी आप बिल्कुल क्लियर रखना कि वो तो बाद में जाकर लोगों ने चेंज कर दिया इस प्रकार की चीजें, और फिर इस प्रकार की चीजें चेंज होने के बाद, क्योंकि शुरुआत हम बोलते हैं ना कि ये सब चीजें तो पहले से ही शुरुआत हुई है, बट ऐसा हुआ नहीं, लोगों ने इसको चेंज कर दिया। ऋग्वेद में तो ऑक्यूपेशन के आधार पर चीजें थी और दिखता भी था कि एक ही फैमिली के अंदर अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे और वो अलग अलग वर्ण के हुआ करते थे। बट बाद में जाकर फिर हम लोगों ने जो है वो ह्यूमंस ने क्या किया, इसको जो है वो जाति का जो है वो दे दिया, नाम दे दिया, वर्ण को एक अलग कर दिया और इसको हेरिडेटरी बना दिया। और जब ये हेरिडेटरी बनी तब लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगा, स्पेशली शूद्रास के ऊपर, राइट। तो ये चीज है, तो इस चीज को भी आप मेंस में इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। और देखो ऋग्वेद के अंदर एक हिम हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें बकायदा ये लिखा हुआ है, एक पर्सन कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक सिंगर हूं, गायक हूं, मेरे पापा एक फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, राइट। मेरी माता जो है वो एक कॉर्न की ग्राइंडर है, राइट। कॉर्न ग्राइंडर हमें देखने को मिलती है, मतलब कि भुट्टे वगैरह जो होते हैं ना उसको ग्राइंड करने का काम करती है। तो आप देखिए एक ही फैमिली के अंदर अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीज इस प्रकार से हम लोग को नजर आती है। और यूनिट ऑफ सोसाइटी जो थी गाइस वो फैमिली थी, जिसके बारे में, कुल के बारे में हमने बात करा था, कुल से पूरी चीज शुरुआत होती है, राइट। और प्राइमरली मोनोगैमस और पैट्रियार्कियल नेचर की हमें देखने को मिलती है। पैट्रियार्कियल का आपको पता ही है इसका मीनिंग क्या है। पैट्रियार्कियल मतलब कि जहां पर पापा की चलती है, और मोनोगैमी का मतलब कि एक बार में एक ही व्यक्ति से जो है वो शादी करनी है, ठीक है, मतलब कि एक ही वाइफ होगी हस्बैंड की। चाइल्ड मैरिज जो थी वो वहां पर नहीं थी, राइट, चाइल्ड मैरिज। और विडो जो थी, विधवा जो थी, वो अपने जो हस्बैंड जो खत्म हो गए थे तो उनके भाई के साथ जो है, उनके छोटे भाई के साथ जो है वो शादी कर सकती थी। नियोग जिसे नाम दिया गया था, ठीक है, नियोग। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और फादर की जो प्रॉपर्टी थी वो बच्चे के नाम पर हो जाती थी, राइट, सन के नाम पर, पुत्र के नाम पर होती थी। और राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, जैसे कि प्रॉपर्टी में कैटल हो गया, राइट, गाय भैंस हो गई, घोड़े हो गए, गोल्ड हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, और साथ ही साथ जमीन हो गई, हाउस हो गया, तो ये सब राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर शामिल था, राइट, मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार। और जो स्कूल जो था वो टीचर का घर था, टीचर जहां पर रहते थे वही स्कूल था, जहां पर वो पढ़ाया करते थे बच्चों को सैक्रेड टेक्स्ट के बारे में, पवित्र लेखों के बारे में पढ़ाया करते थे, वेद के बारे में पढ़ाया करते थे। दूध जो था और उसके प्रोडक्ट्स जो थे, कर्ड हो गया, बटर हो गया, घी हो गई, ये सब चीजें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था लोगों की डाइट का, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और मेंशन है ग्रेन्ड कुक्ड विथ मिल्क के बारे में, मतलब कि इस प्रकार का मिल्क बनाते थे वो,
राइट, कि उसी के अंदर जो है वो मिल्क में ही जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना पूरे, वही डालकर मिल्क मिल्क जो है वो पीते थे, मतलब कि दूध में पूरे, आप ये कह सकते हो कि पूरी धान वगैरह जो है वो दूध में डालकर वो खाया करते थे। इस प्रकार का उनका कल्चर था, ईटिंग कल्चर, डाइट थी। और इसके बारे में हम लोग को देखने को मिलता है शीरा पक मोदनम नाम दिया गया था, शीरा पक मोदनम। और मीट जो थी फिश की, बर्ड की, एनिमल्स की, वो खाते थे ये लोग। काऊ जो थी अघन्य कहलाती थी, मतलब कि उसे मारा नहीं जाएगा, वो मारी नहीं जाती थी, उसकी पूजा होती थी। ऋग्वेद के अंदर हमें देखने को मिलता था कि डेथ की पेनाल्टी होती थी। जो भी व्यक्ति काऊ को अगर इंजर कर रहा है, उसको अगर किसी प्रकार की चोट लगती है एक व्यक्ति के कारण, काऊ को, गाय को, या उसको कोई व्यक्ति मार देता है, तो सामने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती थी। और उसे उस राज्य से, अगर उसको इंजर किया जा रहा है तो उसे उस राज्य से निकाल दिया जाता था, राइट। एल्कोहलिक ड्रिंक्स में हम लोग को सूर और सोम का वर्णन देखने को मिलता है, वो भी पिया जाता था, कंज्यूम किया जाता था। आर्यंस जो थे गाइस, वो एग्रीकल्चरल और पेस्टोरल लोग हुआ करते थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, राइट। पेस्टोरल यानी कि पशुपालन जो है वो किया करते थे, राइट। तो वही उनका जो मेन वेल्थ हुआ करती थी जो गाय से आती थी। अम्यूजमेंट्स पर हम लोग को म्यूजिक देखने को मिलता था, डांसिंग देखने को मिलती थी, चैरियट रेसिंग हुआ करती थी, रथ की रेसिंग हुआ करती थी, डाइसिंग हुआ करती थी, कुछ खेलते थे लूडो वगैरह, इस प्रकार की चीजें, राइट। मतलब वो होता है ना अष्टचंगा, तो उस टाइप का कुछ होता होगा। और एक स्टांस हम लोग को ऋग्वेद में देखने को मिलता है जहां पर गैमलर की बात की गई है। गैमलर लेमेंट से माय वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी, मतलब कि जो सट्टेरीबाज जो था ना, जो सट्टा लगाते थे, गैमलर थे, तो वो उनका कहना ये था कि मेरी बीवी जो है वो मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी बीवी ने, और उसकी माँ ने मुझसे नफरत करी है क्योंकि वो सट्टा खेलता था। तो ये चीज हम लोग को ऋग्वेद के अंदर भी देखने को मिलती है कि सट्टेबाजी वहां पर चलती थी। अब धर्म की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में धर्म किस प्रकार के हुआ करते थे। तो वैदिक समय पर जो भगवान जो हुआ करते थे, जिनकी पूजा की जाती थी, जनरली वो नेचर की पूजा होती थी। एज सच कोई जो गॉड जो थे ना, तो वो किसी मूर्ति पर कन्फाइंड नहीं थे, जैसे कि पेड़ हो गए, जैसे कि ये पूरा संसार हो गया, स्काई हो गया, तो इन सब चीजों की पूजा होती थी। माना जाता था कि डिवाइन पावर जो है उनके पास केपेबल है अच्छा करने की और पनिश करने की एक व्यक्ति को। और फायर जो थी वो काफी सेक्रेट थी, पवित्र मानी जाती थी, और उनकी पूजा होती थी। और कहते थे कि भगवान और मैन के बीच में फायर एक ऐसी चीज है जो कि कांटेक्ट क्रिएट करती है। इसलिए तो जो हमें देखने को मिलता है ना कि हवन वगैरह जो होते हैं, राइट, हवन होता है, आग जलाई जाती है, हवन करते हैं, राइट, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो वो यही चीज है कि हवन करके भगवान से जो है वो कांटेक्ट होता है मनुष्य का। तो ये माना जाता था वहां पर। ये इस प्रकार के उनके रिलीजन थे ऋग्वेदिक पीपल के। और नियरली 33 भगवान हुआ करते थे। बाद में ये ट्रेडिशन जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया 3 कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि टेरिस्टेरियल, भूमि के जो जो पृथ्वीस्थान, मतलब कि भूमि पर जो भगवान है, जो भी नेचुरल रिसोर्स जो भूमि पर है, जिन्हें माना जाता था कि वो भगवान है, राइट। एरियल या फिर इंटरमीडिएट, जिसे कहा गया, जो हवा जो है उसे एरियल जो है वो कह दिया गया। अंतरिक्ष स्थान। और सेलेस्टियल की बात करें तो द्युस्थान, मतलब कि जो वो सेलेस्टियल, मतलब कि मान के चलो आपकी स्पेस में चले गए, राइट। एक तो है हवा और दूसरी है स्पेस, सेलेस्टियल, तो ये है द्युस्थान गॉड। तो इस प्रकार से हम लोग को 3 कैटेगरीज बाद में जाकर देखने को मिली भगवानों की, जिनमें डिवाइड कर दिया गया। टेरेस्ट्रियल की बात करें गाइस, जो पृथ्वी स्थानीय की बात करें तो पृथ्वी है, अर्थ है, अग्नि है, फायर है, सोम है, सोम भी उसकी भी पूजा होती थी, सोम की, मतलब कि ये अल्कोहल की, और बृहस्पति और नदियां। तो ये सब चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, तो ये सब भगवान की कैटेगरी में रख दी गई। एरियल की बात करें, इंटरमीडिएट की बात करें गाइस, अंतरिक्ष स्थानीय की बात करें हम लोग, तो देखो इंद्र है, रुद्र है, वायु वात है, और प्रजन्य है। तो ये सब हम लोग को एरियल गॉड्स देखने को मिलते हैं। और तीसरे होगा सेलेस्टियल, राइट, जिसे हम लोग द्युस्थानीय नाम से जानते हैं। तो दायुस, सूर्य, और इसके अंदर 5 फॉर्म है, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषाण, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा, अश्विन। तो देखो कहीं ना कहीं ऋग्वेदिक लोगों को भी पता था, नॉलेज था एस्ट्रोनॉमी का, राइट, मतलब कि सेलेस्टियल बॉडीज का इनके पास नॉलेज था। और इंद्र, अग्नि और वरुण जो थे वो बहुत ही पॉपुलर देवता हुआ करते थे ऋग्वेदिक आर्यंस के समय पर। इंद्र, अग्नि, वरुण याद रखिएगा। इंद्र और या फिर पुरंदर, ये डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट हुआ करते थे, किले वगैरह जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया करते थे इंद्र या पुरंदर। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड जो थे, 250 बार ऋग्वेदिक के मंत्रों में इनका नाम जो है, इनका जिक्र जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि 250 बार किसका जिक्र है, किस भगवान का, तो इंद्र या फिर पुरंदर का जिक्र है।
राइट, जो कि मतलब वॉर लॉर्ड के तौर पर हमें देखने को मिलते थे। जब भी युद्ध होता था तो इनकी पूजा की जाती थी, और रेन गॉड भी इन्हें माना जाता था, वर्षा करने वाले भगवान हुआ करते थे ये। अग्नि की बात करें तो हम लोग को इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भगवान देखने को मिलते हैं वो अग्नि है। 200 बार ऋग्वेदिक हिम में इनका नाम जो है वो लिया गया है। और फायर गॉड जो है ये, जिन्हें कंसिडर किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान और लोगों के बीच में, जो लोग हैं और भगवान है उनके बीच में कांटेक्ट करने के लिए अग्नि को जो है वो उन्होंने दर्जा दिया भगवान का। वरुण की बात करें गाइस, वरुण मतलब पर्सोनिफाइड वाटर, और ये कहते हैं कि नेचुरल ऑर्डर को बनाए रखने में, रीत को बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ऋतस्य गोपा ये नाम जो है वो रखा गया था नेचुरल ऑर्डर को बनाने में, कि सब चीज जो है वो बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर में रहे, मतलब कि सब चीज जो है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे, स्टेबल रहे। तो उसके लिए वरुण भगवान हमें देखने को मिलता है। सूर्य भगवान की बात करें, सन की बात करें, तो 5 फॉर्म में इन्हें पूजा जाता है: सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषान और विष्णु। सूर्य की बात करें हम लोग पहले, तो ये भगवान जो है गाइस, तो ये डेली स्काई पर दिखाई देते थे। कहते थे कि ये भगवान जो है सूर्य भगवान 7 घोड़े अपने साथ लेकर आ रहे हैं और स्काई पर, और फिर वापस चले जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि सूर्य भगवान का मंदिर कहां पर है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि 7 घोड़े जो है वो उनके रथ पर हैं। ऐसा लगता है देखने में कि 7 घोड़े हैं और एक रथ है, और सूर्य भगवान जो है वो रथ चला रहे हैं। तो ऐसा मंदिर कहां पर है, जरा बताओ मुझे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप दीजिएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। सावित्री लाइट की देवी, जो रोशनी है उसकी देवी है, ये कहा जाता है, गॉड है, राइट। फेमस गायत्री मंत्र जो है गाइस, वो इन्हीं को एड्रेस किया गया है, सावित्री जी को। गायत्री मंत्र इन्हीं से एसोसिएटेड है, राइट, सावित्री जी से, याद रखिएगा। लाइट की देवी है ये, राइट, गॉड ऑफ लाइट। और इसके अलावा मित्र जो है वो सोलार गॉड है। और पुषान की बात करें, गॉड ऑफ मैरिज है। मेन फंक्शन जो होता है वो रोड्स को गार्डिंग करने का, यानी कि रोड को प्रोटेक्शन देने का। हर्ड्समैन और स्ट्रेइंग कैटल का, जो कैटल्स वगैरह जो है उनको प्रोटेक्ट करने का और उसको चलाने का। विष्णु की बात करें गाइस, तो 3 स्टेप्स जो हैं धरती की, वो इन भगवान ने कवर करके रखी हुई है। उपकर्म, जिससे कि धरती जो है वो स्टेबल रहे, किसी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार का डिजास्टर जो है वो ना यहां पर आए। तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। अब देखिएगा इस सोम की बात करें, सोम तो वो अल्कोहल ड्रिंक हमें देखने को मिलती है। तो ओरिजिनली अ प्लांट प्रोड्यूसिंग अ पोटेंट ड्रिंक ड्यूरिंग कोर्सेज ऑफ अग्निस्टोमा सेक्रीफाइस। तो अग्निस्टोमा सेक्रीफाइस के समय पर प्लांट जो होता है वो एक ड्रिंक जो है वो प्रोड्यूस करता है, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो जब भी ये सेक्रीफाइस होती है, त्याग होता है, तो उस समय ये प्लांट जो है ये ड्रिंक प्रोड्यूस करता है। और ये भांग होता है प्लांट, या फिर हेम्प हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे भांग बोलते हैं, भांग का प्लांट। और भांग के प्लांट को किंग ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी अगर आ जाए कि किंग ऑफ प्लांट्स जो है वो कौन सा प्लांट है, तो भांग का पेड़ हम लोग को देखने को मिलता है, हेम्प। इसे आइडेंटिफाई किया गया था बाद में जाकर मून के साथ, चांद के साथ। और नौवा मंडल जो ऋग्वेद का है गाइस, जिसके अंदर हम लोग को 114 मंत्र देखने को मिलते हैं, ये सोम से एसोसिएटेड है। तो सोम से एसोसिएटेड कौन सा मंडल है, तो नौवा मंडल हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद का। अच्छा, मुझे बताओ कि ऋग्वेद के अंदर मतलब कौन से मंडल जो है वो सबसे आखिरी में शामिल किए गए थे, आखिरी में इंक्लूड किए गए थे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, इसका आंसर देखो किसको याद आ रहा है, जरा बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और इसीलिए इसे सोम मंडल जो है वो कहा जाता है, नौवे मंडल को सोम मंडल कहते हैं। दूसरे भगवान और माताएं जो है, गॉड गॉडेस जो है, जैसे कि अगर हम बात करें रुद्र की, तो गॉड ऑफ एनिमल है, पशुओं के राजा हैं। द्याउस की बात करें तो ओल्डेस्ट गॉड, सबसे पुराने भगवान, और फादर ऑफ वर्ल्ड इन्हें कहा जाता है, पिता है पूरे विश्व के। यम की बात करें तो यमराज आप जानते हैं, गॉड ऑफ डेथ। अश्विन की बात करें या नस्त्य की बात करें तो गॉड ऑफ हेल्थ या युवा या इमोरलिटी, मतलब कि अमर रहने के वाले भगवान, यानी कि ये वो देते हैं, क्या बोलते हैं, जो होता है ना भगवान से आप जो है रिक्वेस्ट करो तो भगवान आपको वरदान देते हैं, तो अमर का वरदान देते हैं ये। इसके अलावा अदिति, ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, तो ग्रेट मदर है भगवान की अदिति। सिंधु की बात करें तो रिवर गॉडेस, तो इंडस नदी है ये। तो ये सब गॉड और गॉडेसेस दूसरे हम लोग को देखने को मिलते थे ऋग्वेद के इस समय पर, इस पीरियड पर। और कभी कभी भगवान जो थे गाइस, इनको विजुलाइज किया जाता था एनिमल्स के तौर पर भी, बट कोई भी एनिमल की वर्शिप, पूजा जो है वो उस समय नहीं की जाती थी इस पीरियड में, जिसकी हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं जो नेचर ऋग्वेदिक धर्म का, जो हम लोग को रिलीजन का जो हम लोग को देखने को मिलता था, वो हुआ करता था हीनोथीज्म का। हीनोथीज्म, राइट, हीनोथीज्म इसका मतलब है कि बिलीव इन मैनी गॉड्स बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन टर्न्स एज द हाईएस्ट। तो हर भगवान पे बिलीव करना
और सभी भगवान जो है वो सुप्रीम हम लोग को देखने को मिलते। तो इस प्रकार की इनकी मान्यता हुआ करती थी उस समय अर्ली वैदिक पीरियड में। रिलीजन जो था वो प्राइमरली भगवान की वर्शिप का हमें देखने को मिलता था, जिसमें बहुत ही सिंपल सेरेमनीज हुआ करती थी जिसे यज्ञ या फिर सेक्रीफाइस कहा जाता था। सेक्रीफाइसेस के अंदर हम लोग को जैसे दूध चढ़ाए जाते थे, घी चढ़ाया जाता था, ग्रेन्स वगैरह चढ़ाई जाती थी, कभी कभी मांस या फिर कभी कभी ये ड्रिंक चढ़ाई जाती थी, सोम वगैरह, राइट, ये चढ़ाया जाता था भगवान को। और इकोनॉमी की बात करें, इनकी इकोनॉमी किस प्रकार की थी, तो आर्यंस जो थे गाइस, ये इन्होंने नोमैडिक स्टेज क्रॉस कर दी थी, मतलब कि पशुपालन वाली स्टेज इन्होंने क्रॉस कर दी थी। अब ये धीरे धीरे करके सेटल हो रहे थे। और येट ग्रेट इंपॉर्टेंस जो दिया जाता था वो कैटल्स को ही दिया जाता था, पशुओं को ही सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती थी, इंपॉर्टेंस दिया जाता था। काफी सारे एनिमल जो है उनका पालन हुआ करता था, डोमेस्टिकेट किए जाते थे काफी सारे एनिमल्स, पशु वगैरह। वैदिक लोग जो हुआ करते थे वो कैट और कैमल से फैमिलियर नहीं थे, उनको कैट के बारे में, बिल्ली के बारे में, ना ऊंट के बारे में जानकारी थी। टाइगर जो था उसकी जानकारी इनको नहीं थी। बट कुछ जंगली जानवर जैसे कि लायन, एलिफेंट, सुअर वगैरह, ये लोग जानते थे इन सब एनिमल्स को, ठीक है, वैदिक पीपल। तो आपको जो है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर आपका कवर कराया था इंडस वैली का, तो इंडस वैली में कौन से एनिमल्स नोन थे और अर्ली वैदिक पीरियड में कौन से नोन एनिमल्स थे। तो इस प्रकार के आप अगर एक चार्ट बनाकर रखेंगे अपने सामने तो आपके लिए बहुत ईजी होगा चीजों को रिकॉल करना, राइट। अब आगे की बात करते हैं गाइस। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वॉज देयर, तो बहुत ही कम इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था, कॉमर्स वगैरह जो था वो काफी कम था, राइट, व्यापार वगैरह काफी कम था। और मनी और मार्केट जो थे वो जाने तो जाते थे, लोगों को पता था मनी के बारे में, मार्केट्स के बारे में, यानी कि कॉमर्स ट्रेड के बारे में लोग जानते थे, बट उसका उपयोग ज्यादा नहीं होता था। काउज और गोल्ड के ऑर्नामेंट, गाय और जो सोने के जो ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेलरीज वगैरह थी, उनकी फिक्स्ड वैल्यू हुआ करती थी और यही एक मीडिया ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। तो लोग बाग जो है वो व्यापार या फिर कुछ चीज उनको खरीदनी बेचनी होती थी तो फिर वो या तो गाय के माध्यम से या गोल्ड के माध्यम से जो है वो खरीदी बिक्री जो है वो करते थे। कॉइन्स के बारे में जानकारी नहीं थी कि कुछ कॉइन भी कुछ होता है क्या, तो इन लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती थी गुड्स को, सामानों को प्रोड्यूस करने की, राइट। और मैन जो थे काफी सारे प्रोफेशन के, जैसे कारपेंटर्स थे, स्मिथ थे, टैनर्स थे, वीवर्स थे, पॉटर्स थे, ग्राइंडर्स थे, राइट, कॉर्न के, तो वो वहां पर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती थी, यानी कि प्रोफेशन हुआ करता था बट उतना ज्यादा हमें नहीं देखने को मिलता था, भारी मात्रा में गुड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते थे। अब देखिए यहां पर यह भी कहा जाता है कि किसी को कोई चोट लग गई या कोई बीमारी वगैरह हो गई किसी को, तो इनके पास एक कला थी बीमारियों को ठीक करने की, तो वो वाली चीज आ गई थी, यानी कि मेडिसिनल साइंस वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, आप ये कह सकते हो। देयर वर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, वहां पर लोग सर्जरी में एक्सपर्ट हुआ करते थे। अलॉन्ग विद हर्ब, काफी सारी जड़ी बूटियों के साथ, दवाइयों के साथ, कई सारे मंत्र वगैरह के साथ जो है बताया जाता था कि बीमारियों को ठीक किया जाता था। और ऑचर कलर्ड पॉटरी कल्चर वहां पर था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऑचर कलर्ड पॉटरी कल्चर जो है वो किस पीरियड का है, तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का, मतलब कि अर्लियर वैदिक पीरियड का हम लोग को ईवीपी का हम लोग को देखने को मिलता था। ये वाला वैदिक पीरियड जो अर्ली वैदिक पीरियड था ना, तो उस समय ये कल्चर हुआ करता था, ओसीपी का, ऑचर कलर्ड पॉटरी कल्चर, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, ये पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का हम लोग को देखने को मिलता है। ज्योग्राफिकल एरिया इसका कहां पर था, तो लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस जो थे गाइस, इन्होंने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना कब्जा जो है वो जमा लिया था, सेटलमेंट कर लिया था। मतलब कि आर्यवर्त उस एरिया को हम लोग कहते हैं, पूरे नॉर्थ एरिया को, पूरा एरिया, मतलब कि इंडस क्षेत्र से लेकर आप ये कह सकते हो कि गंगा नदी से पहले पहले का जो पूरा एरिया था आर्यवर्त, तो इस पर जो है वो इन्होंने कैप्चर कर लिया था लेटर वैदिक पीरियड में। सेंटर जो था कल्चर का वो फिर सरस्वती नदी से गंगा नदी शिफ्ट हो गया, राइट, मध्य देशा जिसे नाम दिया गया। और हम लोग को काफी सारी नदियों के नाम यहां पर देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे कि नर्मदा, सदनीरा जिसे मॉडर्न गंडक के नाम से हम लोग जानते हैं, और चंबल नदी। तो इन सब नदियों के नाम जो थे वो मेंशन थे लेटर वैदिक टेक्स्ट में, किताबों में। और लोगों ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। और सप्त ब्राह्मण में लिखा है कि कैसे विदेहा माधव माइग्रेट करे थे, यानी कि विदेहा माधव ने किस प्रकार से जो है वो माइग्रेट किया था सरस्वती क्षेत्र से, और फिर इन्होंने सदनीरा को, मतलब कि सदनीरा मतलब गंडक नदी को क्रॉस किया, और फिर वो विदेहा यानी कि तिरहुत का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, मॉडर्न तिरहुत का क्षेत्र, तो उस जमीन पर इन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब वहां पर आकर ये सेटल हो गए, विदेहा पर आकर सेटल हो गए थे। तो देखो ये वाला जो तिरहुट वाला जो एरिया है ना, ये बिहार के डिवीजन के अंदर आता है। मुजफ्फरपुर इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको पता होगा, जो स्टूडेंट्स बिहार में होंगे या जो नहीं है वो भी जान लो कि तिरहुट वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है ये बिहार के अंदर आता है। तो बिहार तक मान के चलो आप कि उधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेकर बिहार तक जो है वो अब ये सेटल हो गए थे।
राइट। तो ये वाली चीज इनकी आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए कि लेटर वैदिक पीरियड में जो थे लोग जो थे लेटर वैदिक पीरियड के वो कहाँ पर इन्होंने सेटल कर लिया था, कहां तक ये पहुंच गए थे। फिर हमें देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष और भारतास। तो ये जो वहां पर कम्युनिटी जो हुआ करती थी तो इनको कंबाइन करके कुरु कम्युनिटी जो है वो बन गई, जनपद बन गया, जनपद जो है वो होना शुरू हो गया। काफी सारे जो कुल जो थे वो एक साथ मिलने लगे, मतलब फैमिली जो थी काफी सारी एक साथ जो है वो मिलने लगी, राइट। और इसके अलावा पंचाल जिसमें हम लोग को देखने को मिला कि और दूसरे कुल्स वगैरह जो थे जैसे कि तुर्वाशा और क्रिवीस, तो इनका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। काशी जो है वो बन गई है। तो इस प्रकार के जनपद जो है वो बनना शुरू हो गए थे। ये द्वाब क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है ना इसका, गंगा नदी का, तो वहां पर काफी सारे जो जनपद जो है आप ये कह सकते हो कि गांव गांव जो है वो बनना शुरू हो गए थे, सेटलमेंट्स होना शुरू हो गया था। लेटर वैदिक लिटरेचर में नाम मेंशन्ड है विंध्या माउंटेन्स का, मतलब कि सदर्न माउंटेन्स का, जो मध्य प्रदेश के बाद पास हम लोग को माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी मेंशन्ड है लेटर वैदिक लिटरेचर के अंदर। और हम लोग को रेफरेंस देखने को मिलता है टेरिटोरियल डिवीजन का लेटर वेदास में, जिसमें 3 ब्रॉड डिवीजन इंडिया के दिए हुए हैं। एक तो नदन एरिया को हम लोग बोलते हैं आर्यवर्त। तो देखो ये वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है इस प्रकार से कि बताओ जरा कि आर्यवर्त और मध्य देशा और दक्षिण पथ ये कहाँ कहाँ पर है, मतलब कि किससे ये मैच होते हैं, चूज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन आए थे ना। तो आपको ध्यान में रखना है आर्यवर्त का मतलब नदन एरिया, नदन इंडिया, मध्य देशा मतलब सेंट्रल इंडिया, और दक्षिण पथ मतलब सदर्न इंडिया। तो इस प्रकार के जो टेरिटोरियल डिवीजन जो थे वो लेटर वेदास के अंदर 3 ब्रॉड डिवीजन में जो है वो मेंशन थे, लिखे हुए थे। तो ये हमने ज्योग्राफिकल एरिया की बात करी। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की कि किस प्रकार का इनका हम लोग को वो देखने को मिलता था सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। तो बड़े बड़े किंगडम होना शुरू हो गए थे, बड़े बड़े राज्य जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे, राइट। और बहुत सारी हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो देखने को मिलने लगी, कैपिटल्स देखने को मिलने लगे अलग अलग किंगडम्स के। तैतरीय ब्राह्मण की हम लोग बात करें तो इसमें नोटिस किया गया है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन को, राइट, किंगशिप की। तो मतलब कि अब राजा जो है वो आना शुरू हो गए थे। अब जैसे पहले भी थे राजा, बट क्या होता था कि राजा जो थे वो कन्फाइंड थे, उनके पास उतनी पावर नहीं थी जितनी एक्चुअल जो हम लोग राजा जिस चीज के लिए उपयोग करते हैं ना, राजा टर्म का जिस चीज के लिए उपयोग करते हैं कि भाई राजा है, उसकी पूरी प्रॉपर प्रजा है, आर्मी है, मिलिट्री है। तो अब यहां पर अब हम लोग को देखना शुरू हो गई थी, ये सब चीजें जो है वो उभर कर आने लगी अब। क्योंकि अब देखो बहुत सारी हम लोग को अलग अलग पावरफुल लोग जो है वो देखने को मिलने लगे, अलग अलग किंगडम्स देखने को मिलने लगे, तो उनके बीच में लड़ाई होगी। और जब लड़ाई होगी तो उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेशन आर्मी की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंटल मशीनरी जो थी वो और इलेबोरेट हो गई पहले के मुकाबले, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था। किंग की पावर जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, और नई सिविल फंक्शनरीज मतलब कि जनता को, सिटीजन्स को जो है वो मैनेज करने के लिए अलग अलग बॉडी जो है वो बनना शुरू हो गई। जैसे कि पहले पुरोहित का एग्जिस्टेंस दिखता था, बट उसके अलावा भी और नई सिविल फंक्शनरीज देखने को मिलने लगी। जैसे कि टैक्स के कलेक्शन के लिए हम लोग को भागदूत देखने को मिले, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, टैक्स कलेक्टर कौन है, भागदूत है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि टैक्सेस के कलेक्टर जो है उनको क्या नाम दिया गया है, तो भागदूत। इसके अलावा हम बात करें चैम्बरलेन, तो देखिए मतलब कि राजा को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए ऑफिशियल हम लोग को देखने को मिलते हैं चैम्बरलेन, जिनको नाम दिया गया है खस्त्री, खस्त्री इनको नाम दिया गया है। सूत या सारथी, तो ये रॉयल हेराल्ड या फिर चैरिटियर है, मतलब कि ये वो है, मतलब उनके मतलब जो होता है ना वो रथ, उसको चलाने के लिए ये ड्राइवर हम लोग को देखने को मिलते हैं, सूत या सारथी। इसके अलावा कोरियर जो है संदेश वगैरह को भेजने के पर्पस के लिए अक्षवाप, अक्षवाप हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये सब नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं, भागदूत और खस्त्री, और इसके अलावा सूत, सारथी, और इसके अलावा अक्षवाप, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इस प्रकार से। अब इसके अलावा हम लोग को मिलिट्री ऑफिशियल्स भी ऋग्वेद पीरियड में देखने को मिलते हैं। सेनानी जो कि जनरल थे, मतलब जनरल को सेनानी नाम दिया गया। जो विलेज के जो हेड हैं, मतलब क्या आप कह सकते हो हेड ऑफ विलेज, मतलब कि वो होते हैं ना, मतलब जमींदार वगैरह, जो पावरफुल उस गांव के पावरफुल पर्सन हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको नाम दे दिया गया ग्रामनी, राइट। तो इनके फंक्शन जो थे वो कंटिन्यू थे, जो कि ऋग्वेदिक पीरियड से ही हम लोग को नजर आ रहे थे। और देखिए इस पीरियड के अंदर शुरुआत हो गई थी रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल सरकार की शुरुआत हो गई थी। मतलब कि अब प्रोविंस पर भी गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी, सेंटर पे तो थी, अब प्रोविंस पर भी गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी, राइट। यानी कि अलग अलग एरियाज को जब भी राजा कैप्चर करते थे वहां पर किसी अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर देते थे, और वो जो अथॉरिटी थी जिनके पास ये ड्यूटी थी एडमिनिस्टर करने की उन एरियाज को जिनको राजा ने ऑक्यूपाई किया है, अपने कंट्रोल में किया है, तो उस अथॉरिटी का नाम रखा गया है सतपति, सतपति। और सतपति जो है गाइस, ये बेसिकली 100 विलेज के ग्रुप को संभालने के लिए इनको रखा गया था, सतपति को, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और अधिकृता, ये गांव के ऑफिशियल थे, अधिकृता, राइट। इसके अलावा
उग्रास, इनका नाम जो है वो उपनिषद में मेंशन्ड है और ये पुलिस ऑफिशियल हुआ करते थे उग्रास। तो वहां पर पुलिस भी हम लोग को देखने को मिलती थी जो लोकल मैनेज करती थी, यानी कि लोकलाइट्स को, सिटीजन्स को, लोकल एरियाज के, राइट, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप ये कह सकते हो। और 12 रत्नीनास हम लोग को देखने को मिले हैं और ये शतपथ ब्राह्मण्स में मिले हैं, जिसमें जिसमें कि पुरोहित का मतलब है प्रीस्ट, जो पुजारी जो होते हैं वो पुरोहित है। क्वीन जो देवी है वो महिषी, उनको नाम रखा गया। और ये देवी ऐसी हैं, क्वीन जो है, जैसे राजा की बहुत सारी बीवियां होती थी, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीवी है, राइट, जो कि फिर आगे चल के जो है वो पद संभालेगी, मतलब कि रानी बनेगी, तो वो है महिषी, उनको नाम दिया गया। अब युवराज की बात करें तो ये क्राउन प्रिंस, राजा के बेटे, राइट, और एल्डेस्ट सन हम लोग को देखने को मिलते हैं। और सूत या फिर सारथी की बात करें तो ये वही ड्राइवर, चैरियोटियर, मतलब कि वही रथ को चलाने वाले। इसके अलावा सेनानी, जनरल थे मिलिट्री के। ग्रामीणी, हेड ऑफ विलेज, विलेज को संभालने के लिए जो ये ग्रामीणी थे, राइट, जो हेड थे। और इसके अलावा गेटमैन या फिर चैम्बरलेन हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनका नाम दिया गया है शत नाम दिया गया है, राइट। ये बेसिकली ये भी है कि जो रॉयल जो किंग है ना, मतलब कि जो किंग है उनके जो हाउस होल्ड, उनका घराना जो है, उसको जिस जिस चीज की आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति करने के लिए इनको उनके उसके मैनेजमेंट के लिए इनको रखा गया है। ट्रेजरर थे जो कि पूरे रेवेन्यू को जो है वो संभालते थे, देखते थे, चेक करते थे, तो इनका नाम है संग्रहित्री, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। टैक्स के कलेक्शन के लिए भागदूत, और इसके अलावा कोरियर के लिए, मैसेजेस वगैरह को पहुंचाने के लिए अक्षवापा। इसके अलावा किंग के जो फ्रेंड थे वो थे पाल गाला, राइट। तो किंग के फ्रेंड मतलब कि ये एडवाइस वगैरह देते थे किंग को। और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड जो थे वो थे गोवी कर्थ। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। अब देखो आगे की बात करते हैं। और देखो किंगडम के अंदर जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, जिस भी प्रकार का मुद्दे चल रहे हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए सभा और समिति है, जिसके बारे में ऋग्वेद पीरियड में भी हमने देखा था। और विधाता एक और इंपॉर्टेंट बॉडी हुआ करती थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर डिसअपीयर हो गई। तो जरा मुझे बताओ विधाता का क्या काम था, विधाता का बताओ जरा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसके बारे में पढ़ा है हमने, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। इवन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम, लेटर वैदिक पीरियड पर भी राजा जो थे गाइस, तो उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी एक्चुअल में नहीं हुआ करती थी, बट हाँ फिर भी ये कुछ जो है वो मिलिट्री रखा करते थे। और जुडिशरी भी जो है वो, उसमें भी ग्रोथ हुई, न्यायालय में भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली। किंग जो है गाइस, इनका एक बड़ा रोल हुआ करता था क्रिमिनल लॉस को एडमिनिस्टर करने के लिए, यानी कि उसके राज्य में अगर जो भी व्यक्ति किसी प्रकार का मतलब कानून को तोड़ता था, बड़ा अपराध करता था, तो राजा उसको सजा देते थे, राइट। किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो, जैसे कि जो है ना मतलब बच्चे को मार दिया, पेट में बच्चे को मार दिया, होमिसाइड कर दिया, ब्राह्मण की हत्या कर दी, राइट, मास किलिंग कर दी, इस प्रकार की चीज है। और या तो गोल्ड को चुरा लिया या फिर सूरा को पिया। ये सूरा मतलब शराबी होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक हमें देखने को मिलती है, तो कोई उसको भी पीता है तो वो भी एक सजा के तौर पर मानी जाती थी। और ट्रीजन जो थी वो कैपिटल ऑफेंस हमें देखने को मिलती थी, मतलब राजद्रोह, उसने किसी मतलब अपने राज्य से गद्दारी अगर किसी व्यक्ति ने कर दी, तो राजद्रोह कर दिया, तो वो फिर जो है वो सेडिशन, मतलब तो वो एक बहुत ही बड़ा अपराध जो है वो सबसे बड़ा अपराध माना जाता था उस समय। अब देखो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो सैक्रिफाइसेस जो थे, यजनास वगैरह जो थे, जो बोलते थे ना आहुति चढ़ाई जा रही है, त्याग दिया जा रहा है, सैक्रिफाइसेस दी जा रही है, तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गए। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो ब्राह्मण्स थे, तो ब्राह्मण्स ने और कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स वगैरह जो है वो बनाना शुरू कर दिए थे। और आर्यंस जो थे गाइस वो और एक्सपेंड कर दिया, उन्होंने ईस्ट की तरफ चले गए, साउथ की तरफ चले गए। और एक ग्रुप है क्षत्रियास जो इमर्ज होकर आया, जिन्होंने टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू किया, कॉन्कर करना शुरू किया, फाइट करना शुरू किया क्षत्रियास ने, राइट, दूसरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। और रिमेनिंग आर्यंस जो थे वो एक सेपरेट क्लास बन गए थे वैश्यास की, जो कि कॉमर्स वगैरह में इन्वॉल्व थे। और ये विस मतलब लोग, इसे कहते हैं हम लोग पीपल, विस मीनिंग पीपल, तो लोगों से, पीपल जो शब्द है ना विस, तो उससे वैश्यास जो है वो बनकर आया। और नॉन आर्यंस जो थे गाइस वो शूद्रास बन गए। तो यहां पर आते आते अब देखो अब कहानी क्या हुई, तो लेटर वैदिक पीरियड में हम वही देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ऑक्यूपेशनल बेसिस के ऊपर वर्ण हम लोग को देखने को मिलते थे, बट अब यहाँ पर आर्यंस और नॉन आर्यंस में वर्ण जो है वो डिवाइड हो गए। और फिर अब हेरिडिटरी प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलेगा वर्ण का, जो वर्ण के बारे में हमने बात करी ना कि 4 आश्रम 4 वर्ण के बारे में हमने डिस्कस किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप देखिए कि यहाँ पर अब धीरे धीरे करके वो चीज जो है वो डिसअपियर हो गई, और क्षत्रिय उनको मतलब कहने लगे, या फिर क्षत्रिय उनको कहा जा रहा था जो लोग कैप्चर करते थे टेरिटरी को, वैश्यास उनको कहा जा रहा था जो लोग सेपरेट हो गए थे इस मतलब इससे, यानी कि क्षत्रिय से। और जो नॉन आर्यन थे उन्हें शूद्र जो है वो नाम दे दिया गया, मतलब शूद्र की कैटेगरी में, उन्हें एक क्लास की कैटेगरी में रख दिया गया। नेवरदलेस द डिवीजन ऑफ सोसाइटी वर नॉट रिजिड नहीं थी ये डिवीजन,
द इंस्टीट्यूशन जो था गोत्र का, मतलब कि क्लैन जो हुआ करते थे, गोत्र हुआ करते थे, वो लेटर वैदिक पीरियड में हमें नजर आने लगा। तो एक गोत्र वाली प्रोसीजर जो है वो शुरू हो गई थी। हायर कास्ट जो थे गाइस वो मैरी करते थे लोअर के साथ, बट मैरिज जो थी शूद्रा की वो परमिट नहीं की गई थी। तो हाई कास्ट लो कास्ट के साथ तो शादी कर लेते थे, बट शूद्र के साथ मतलब नॉन आर्यंस के साथ जो है वो मैरिज अलाउड नहीं थी। आइडिया जो था पॉल्यूशन का वो धीरे धीरे करके सोसाइटी में अपीयर होना शुरू हुआ। पॉल्यूशन का मतलब गंदगी फैलाना नहीं, मतलब कि जो नॉन आर्यंस लोग हैं जैसे कि वही अनटचेबिलिटी, ये सब चीजें तो अब यहाँ पर अराइव होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे करके। और देखो पहले के समय पे जो 4 आश्रम्स हुआ करते थे, जो स्टेजेस ऑफ लाइफ जिसे हम लोग कहते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, तो जिसके बारे में जबला उपनिषद में हमें देखने को मिला, राइट। तो ये अर्लीस्ट रेफरेंस 4 आश्रम के थे। और आश्रम सिस्टम जो था फिर अब बाद में जाकर लेटर वैदिक पीरियड में 4 पुरुषार्थास में जो है वो कन्वर्ट हो गया, मतलब कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें फिर हम लोग को बाद में आकर देखने को मिली। और स्टेटस जो था वुमेन का, महिलाओं का, वो डिक्लाइन हो गया। और ऐतरेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग डॉटर जो थी गाइस वो मिस्री का सोर्स थी, और सन जो था वो प्रोटेक्टर था फैमिली का। तो बच्चियों को जो है, डॉटर्स को जो है वो दुख का स्रोत कहा जाता था, और फैमिली का जो प्रोटेक्टर है, फैमिली का जो रक्षक है, वो बेटे को कहा जाता था। तो देखिए किस प्रकार से महिलाओं का जो है वो स्टेटस गिर गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसके बारे में मेंशन है। और मैत्रेयानी संहिता के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि 3 इविल्स थे, 3 पाप हुआ करते थे, लिकर, वुमेन और डाइस, मतलब कि शराब, महिला और जुआ। देखो एथिकली मोनोगैमी वहां पर हुआ करती थी, एग्जिस्ट हुआ करती थी, बट फिर भी हम लोग को बहुत ही पॉलीगैमी भी देखने को मिलती थी। मतलब कि मोनोगैमी तो थी, मतलब एक व्यक्ति जो है वो मॉरली एक ही वाइफ को जो है वो अपने पास रखता था, बट वो एक व्यक्ति जो है हस्बैंड जो है वो और भी मल्टीपल शादी कर लेता था, राइट। तो ये पॉलीगैमी भी वहां पर फ्रीक्वेंट हम लोग को नजर आती थी। महिला जो थी गाइस उन्हें पॉलिटिकल असेंबलीज में को अटेंड करने से प्रोहिबिट कर दिया था, बैन कर दिया था कि महिला किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ये लेटर वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिल रहा है। तो वृहद अरण्य का उपनिषद के अंदर हम लोग को ये डायलॉग देखने को मिलता है, यज्ञ वल्क्य गारी डायलॉग। और ये इंडिकेट करता है कि कुछ महिला जो थी उनको हायर एजुकेशन प्राप्त था, यानी कि कोई कुछ महिला जो थी, मतलब कि सोसाइटी के अंदर हम पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि सभी महिलाओं को जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, बट हाँ कुछ महिला जो थी जिन्हें हायर एजुकेशन प्राप्त थी, या फिर उनका हम लोग को कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल स्फीयर पर भी देखने को मिलता था। तो आप पूरी तरह से इस चीज को नकार नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को एक उपनिषद में इसका वर्णन भी देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। हिंदू मैरिज के कौन से टाइप्स हैं, विवाह के कौन से टाइप्स हैं? तो ब्रह्म विवाह, इसमें मतलब जो पुत्री जो है वो एक आदमी को डाउरी के साथ दी जाती है, राइट, यानी कि दहेज के साथ दी जाती है। और दैव विवाह की हम लोग बात करें, दैव विवाह जिसमें गिविंग द गर्ल टू प्रीस्ट हिमसेल्फ इन ल्यू ऑफ हिज फीस, यानी कि जो प्रीस्ट है, पुजारी जो है, तो उनको दक्षिणा के तौर पर बच्ची दे दी जाती है, राइट, यानी कि शादी करवा दी जाती है दक्षिणा के तौर पर। अर्श्य विवाह की बात करें तो इसमें एक व्यक्ति को, एक मैन को जो है वो गर्ल दी जाती है ब्राइड प्राइस एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब कि यहां पर मैन जो है वो मतलब बच्ची के माता पिता को जो है वो ब्राइड के प्राइस जो है वो देते हैं, यानी कि उनको दुल्हन के लिए जो है वो कीमत देते हैं। तो ये वाली चीज हम लोग को अर्श विवाह वहां पर देखने को मिलती थी पहले। इसके अलावा प्रजपात्य विवाह, इसमें बच्चियों को दिया जाता था बिना किसी ब्राइड प्राइस के, मतलब कि बिना दहेज के। तो ये चीज हमें देखने को मिलती थी। और इसके अलावा गंधर्व विवाह हुआ करता था, मतलब कि लव मैरिज हुआ करती थी, याद रखिएगा पहले के समय पे। असुर विवाह भी हुआ करता था, वहां पर मैरिज जो थी वो लड़कियों को परचेस करके भी की जाती थी इस प्रकार से। रक्षास विवाह भी हम लोग को देखने को मिलता था। इसमें जैसे ही एक राजा को मार दिया जाता था एक दूसरे राजा के द्वारा, तो उस राजा की पुत्री से को किडनैप करके या उससे शादी जो है वो कर ली जाती थी। तो इस प्रकार की चीज आपने मूवीज वगैरह में बहुत ज्यादा देखी होंगी। इसके अलावा पाइश्चा विवाह, तो इसमें हमें देखने को मिलता था कि लड़की से शादी की जाती थी, और मतलब रेपिंग और सेड्यूसिंग करने के बाद। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता था उस समय। तो ऐसे भी चीजें हुआ करती थी, एग्जिस्ट हुआ करती थी उस समय भी। और देखो इसके अलावा बात करें गाइस अनुलोम विवाह की, तो इसमें मैरिज जो होती थी दूल्हा और दुल्हन के बीच में, जहां पर दूल्हा जो हमें देखने को मिलता था वो अपर कास्ट का था, और दुल्हन जो हुआ करती थी वो लोअर कास्ट की हुआ करती थी। इसके अलावा प्रतिलोम विवाह की बात करें तो अनुलोम विवाह में हमें हायर कास्ट मेल, लोअर कास्ट फीमेल, और इसका रिवर्स जो है, मतलब कि हायर कास्ट फीमेल, लो कास्ट मेल में हम लोग को देखने को मिलता है प्रतिलोम विवाह हुआ करता था। और देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताइए 16 संस्कार जो है वो कौन से, तो आपको इन 16 संस्कार के थोड़े से नाम पता होने चाहिए, राइट। जैसे कि गर्बंधना, पुंसवना, राइट, सिमन तोनियान, जतकर्मा, नामकरण,
निष्कर्मण, अन्न प्रदर्शन, चुदा कर्मा, करना चेदना, विद्य आरंभा, उपन्याना, वेद आरंभा, संवर्तना, विवाह और वनस्प्रथ और अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार जो है वो हुआ करते थे। अब आप बोलोगे सर इतनी डिफिकल्ट चीजें कैसे याद करें? तो याद मत करो, बार बार जब पढ़ते जाओ, बार बार सुनते जाओ, राइट। इसलिए ये लेक्चर बना रहे हैं कि आप बार बार सुनेंगे तो फिर आपको याद रहेगा, और स्क्रीन पर देखते देखते सुने, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो स्क्रीन पर होना चाहिए। सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा। कुछ कुछ चीजें सुनने की जिसमें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, बट हाँ, जैसे ही कोई वर्ड आ रहा है उसको देखो, क्योंकि देखोगे ना तब उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि बाद में एग्जाम के समय पे वो तुरंत जो है वो आपको दिख जाएगा और फिर उसको आप मार्क कर पाएंगे। अब वहां पर धर्म किस प्रकार के हुआ करते थे? तो पहले हम लोग को इंद्र और अग्नि देखने को मिलते थे, देवता हुआ करते थे, जिसके बारे में पहले हमने बात करी। इसके अलावा प्रजापति हुआ करते थे, बाद में आकर इनको नाम दे दिया गया ब्रह्मा का। फिर विष्णु जी हुआ करते थे, ये पैट्रॉन्स थे आर्यंस के। रुद्र हुआ करते थे, मतलब आर्यंस जो थे विष्णु जी को पूछते थे, और रुद्र जो थे गॉड ऑफ एनिमल थे, राइट। बाद में जाकर इनको शिवा या महेशा नाम दे दिया गया। और अभी प्रजापति जो है वो सुप्रीम गॉड बन गए थे। प्रजापति सुप्रीम गॉड के तौर पर हमें देखने को मिल रहे थे। तो बताओ जरा मुझे कि सबसे सुप्रीम गॉड अर्ली वैदिक पीरियड में कौन से थे? बताओ जरा जल्दी जल्दी फटाफट। इसके अलावा तो पुशाना, जो कि गाय वगैरह जो हुआ करती थी ना, बछड़े गाय वगैरह, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये देवता हुआ करते थे पहले अर्ली वैदिक पीरियड में। और अब लेटर वैदिक पीरियड में शूद्र के भगवान हो गए थे, मतलब कि नॉन आर्यन के ये भगवान हो गए थे। इसके अलावा बृहद अरण्य का उपनिषद के अंदर हमें देखने को मिलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन मेंशन्ड है, राइट। यानी कि पहला ऐसा वर्क है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन की बात की गई है, और संसार चक्र या फिर पुनर्जन्म की बात की गई है, मतलब कि एक व्यक्ति मरने के बाद जो है वो वापस से जन्म ले सकता है। तो उसके बारे में कहां पर लिखा है? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो बृहद अरण्य का उपनिषद के अंदर इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। और व्यक्ति जो है वो अपने कर्म के आधार पर उसका ये साइकिल चलता है, राइट, जीने का और मरने का। और देखो, द अर्ली सिंपल सेरिमोनियल ऑफ ऋग वैदिक पीरियड गेव प्लेस टू इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस रिक्वायरिंग द सर्विसेज ऑफ एज मेनी एज 17 प्रीस्ट। तो पहले के समय पर हमें देखने को मिलता था कि 17 जो पुजारी वगैरह जो थे वो जो सैक्रिफाइसिंग प्रैक्टिस जो होती है ना, त्याग करने वाली, सैक्रिफाइस करने वाली, हवन कुंड करने वाली जो प्रैक्टिस है वो कंडक्ट करवाया करते थे। और लेटर वेदास के अंदर और ब्राह्मणास के अंदर सैक्रिफाइसेस जो है ये बहुत ज्यादा बढ़कर आ गए। मतलब कि पहले उतने सैक्रिफाइसेस नहीं होते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, बट लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस होना शुरू हो गए थे। दो वैरायटी सैक्रिफाइसेस की हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है ग्रैंड सैक्रिफाइस और एक है सिंपल सैक्रिफाइस। और सिंपल सैक्रिफाइस को नाम दिया गया है लघु यजनास। इसे परफॉर्म किया जाता है हाउस होल्डर्स के द्वारा, जिसके अंदर हम लोग को पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ, और ये अमावस्या के समय पर, मतलब कि डार्क फोर्टनाइट का जो लास्ट डे हम लोग को देखने को मिलता है अमावस्या, तो उस समय ये पूजा हुआ करती थी। और इसके अलावा पूर्णमस यज्ञ की बात करें तो पूर्णिमा के समय पर, यानी कि फुल मून डे पर ये सैक्रिफाइस हुआ करती थी। देखो अमावस्या और पूर्णिमा पे सैक्रिफाइस किया जाता था हाउस होल्डर्स के द्वारा, यानी कि जो लोग, मतलब जो आम जनता जो थी वो ये सैक्रिफाइस करती थी। और महायज्ञ की बात करें, इसमें ग्रैंड सैक्रिफाइसेस हुआ करती थी। ये सिर्फ और सिर्फ जो वेल्दी लोग थे, जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे, और या फिर राजा वगैरह जो थे, वो ये प्रैक्टिस जो है या ये सैक्रिफाइसेस किया करते थे। तो महायज्ञ जो है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन सी सैक्रिफाइस जो है वो राजा की हमें देखने को मिलती थी, लघु यज्ञ या फिर महायज्ञ। तो महायज्ञ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो राजा भी कौन सी सैक्रिफाइस किया करते थे, तो राजसूया यज्ञ हुआ करता था। ये ऐसी सैक्रिफाइस थी जो कि पूरे साल भर चलती थी। बाद में जाकर इसको अभिषेक से जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया, अभिषेक, राइट। इसके अलावा यज्ञ पेय यज्ञ होता था। इसमें हम लोग को देखने को मिलता था कि ये भी जो है वो 17 डेज के लिए चलती थी, 17 डेज से लगभग एक साल के लिए चलती थी ये। और अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में आप जानते हैं, हॉर्स सैक्रिफाइस हुआ करती थी, 3 दिन के लिए चलती थी ये। अग्नि स्टोमा की बात करें, इस यज्ञ की बात करें, सैक्रिफाइस की बात करें, तो अग्नि पर आहुति चढ़ा दी जाती थी। आप ये कह सकते हैं एनिमल्स की, यानी कि एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती थी। ये हालांकि एक दिन की होती थी ये वाली पूजा, ये वाला सैक्रिफाइस, हवन यज्ञ एक दिन का ही होता था। बट उससे एक साल पहले जो उनकी जो पत्नी हुआ करती थी राजा की या फिर एरिस्टोक्रेट की, जो भी वेल्दी पर्सन थे उनकी, तो वो एक साल तक, 1 ईयर तक, जिस दिन पूजा होनी है उससे एक साल तक तपस्वी का जीवन जो है वो बताती थी। और इस ओकेशन पर सोम रस जो है वो कंज्यूम किया जाता है, मतलब कि अल्कोहल वगैरह ड्रिंक किया जाता था। और देखिए वैदिक पीरियड के एंड तक काफी सारे लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि जिस प्रकार से इतना रिचुअल्स वगैरह, इतनी पूजा पाठ, इतना मतलब वो सब चीजें होती है ना कि बहुत ही नियम के साथ
पूरी चीज करनी है और बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के नियम, तो इन सब के अगेंस्ट जो है वो काफी सारे लोग चले गए थे, रिचुअल्स के अगेंस्ट चले गए थे, प्रीस्टली डोमिनेशन के अगेंस्ट चले गए थे कि पुजारी अपनी मनमानी चलाता है इस टाइप से, तो वो सब चीजें हो गई थी यहाँ पर। तो ये इश्यूज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गए थे, सोसाइटी के बीच में दरार आना शुरू हो गई थी, आपस में कम्युनिटी जो है वो लड़ रही थी एक दूसरे से। अब ये एक इशू जो है वो एंड तक आते आते यहाँ पर हो गया था रिलीजन के कारण। अब इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर ने रियरिंग ऑफ कैटल को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अब लोग बाग जो है वो मतलब गाय नहीं चराते थे, राइट, नोमैडिक लाइफ नहीं जी रहे थे, सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था, राइट। प्लॉ जो था वो इस समय पर 24 ऑक्सन से खींचा जाता था, मतलब कि 24, आप ये कह सकते हो 24 सांड जो है वो इस हल को जो है वो खींचते थे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती थी। मैन्योर जो थी, मतलब खाद के बारे में अब जानकारी हो गई थी यहाँ पर लोगों को। राइस, बार्ले, बीन्स, सीसम, वीट जो है वो यहाँ पर कल्टीवेट की जाती थी, ये सब चीजें, चावल, अनाज, ये सब चीजें यहाँ पर कल्टीवेशन होता था। और गुड्स जो थे गाइस वो काफी तेजी से प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट। इसका मतलब ये है कि नए नए ऑक्यूपेशन जैसे कि फिशरमैन आना शुरू हो गए, वॉशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स, फुटमैन, तो नए नए जॉब्स जो है वो चालू हो गई थी। पहले के समय पे नहीं थी अर्ली वैदिक पीरियड में, बट लेटर वैदिक पीरियड में जॉब्स जो है वो बहुत सारी होना शुरू हो गई, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा था, स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया था, राइट। काफी सारे चैरियट मेकर्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे और कारपेंटर्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, टैनर्स और हाइट ड्रेसर हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो स्पेशलाइजेशन यानी कि अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट बनते जा रहे थे। और इसमें हम लोग को देखने को मिला कि मेटल्स के बारे में भी लोगों को जानकारी हो गई थी, इसमें टिन, सिल्वर, आयरन के बारे में जानकारी हो गई थी, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड मतलब अयाज। अयाज जो है ये नाम दिया गया है या तो कॉपर के लिए रखा गया है या फिर आयरन के लिए रखा गया है, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मर्चेंट क्लास हम लोग को देखने को मिली, कुछ ऐसे लोग सामने आ गए थे जो कि कॉर्पोरेशन में थे, जिसे गनाज नाम दिया गया था, या फिर अल्डरमैन थे, श्रेष्ठिन्स नाम जिन्हें दिया गया था, जैसे कि जो लोन्स वगैरह देने के पर्पस के लिए जो लोग हुआ करते थे। अब देखिए ये वाला जो पीरियड था लेटर वैदिक पीरियड का, 1100 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड, या फिर 1000 से 600 बीसी तक का पीरियड आप कह सकते हो। तो ये जो पीरियड था गाइस, ये पेंटेड ग्रेवेयर का ग्रेवेयर कल्चर का पीरियड था। अब आप मुझे बताओ कि अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो कौन सा पीरियड था, कौन सा कल्चर हम लोग को देखने को मिलता था, जिसके बारे में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, पढ़ाया है। तो इसी के साथ हमारा पूरा जो वैदिक कल्चर का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है। डिटेल में हम लोगों ने जो चीज़ आपसे मेन प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, जो चीज़ें, वो पूरी की पूरी चीज़ें हमने एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से देखा, और इसको मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट 3 से 4 बार तो रिवाइज करके ही जाएं एग्जाम देने से पहले, ठीक है। चलो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।